हेलो गाइस, वेलकम इन आवर ऑडिट डिस्कशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 सीए इंटर ऑडिट का लाइव फ्रॉम होम। जी हाँ, काफी स्टूडेंट है जो अब घर से देख रहे हैं। आज का हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट, जो कि बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला है। कल का अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपने देखा होगा सर काफी फन लविंग रहा, जहां पे अमन ने आके भी आपके साथ काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया, और आने वाले लेक्चर में भी डेफिनेटली हम इन सारी चीजों को कंटिन्यू रखेंगे। बट आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा टेक्निकल रहने वाला है, और उसके अंदर हम भी थोड़ा डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 5 मिनट जरूर वेट करूंगा सभी स्टूडेंट का, सो दैट दे कैन ज्वाइन लाइव और उनका कुछ भी मिस ना हो। सभी बच्चों का स्वागत है। सार्थक, चंकी, ऋतिक, अनुष्का, कृष्णा गोयल, अनामिका, विशु, विशाल, शुभिका, मानवी, जैन, जतिन, अनूप, पांडु जी, क्या बात है, देखिए कितना बढ़िया नाम है पांडु जी। ठीक है, तानिया मित्तल, मनोज कुमार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी बच्चों को। एक बार फटाफट से जो भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं और जिनको डेली हमारे साथ लाइव करना है, वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर कर मुझे अपना अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। और एक और बात आपको बतानी है, वो ये कि आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी ठीक से आ रहा है क्या। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, जैसे ही आप लाइक करोगे आपकी अटेंडेंस मेरे पास आ जाएगी। दूसरा, जैसे ही आप कमेंट में बता दोगे सर ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक आ रहा है, हम आगे बढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग निखिल, वैभव, ललित गोयल, आदित्य कुमार, सचिन अग्रवाल, गुड इवनिंग बेटा जी। साहिल बंसल, सर मुझे कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि बाद में पजल कर देंगे। पजल कर देंगे? पजल नहीं खेलते हम, गेम खेलते हैं सिर्फ। ठीक है सर, मेरी वीडियो क्लास चल रही है, ऑल ओके है जी, सभी बढ़िया। सर मेरी वीडियो क्लास गेमर जो हैं उनकी बेटा बाद में क्लास के एंड में मैं आपकी ये बातें देख सकता हूँ। क्लास के एंड में हम जरूर बात कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट को ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और मैं आपको बताता हूँ कल हमने क्या क्या कवर किया था। ठीक है, कल की बातें हम सबसे पहले करेंगे और फिर आज हम बढ़ेंगे आगे, आज के धारावाहिक में अब आगे। पहले पिछला रिकैप कर लेते हैं। कल हमने आपको बेसिक कुछ बातें बताई थी, जिसके अंदर हमने सबसे मेन जो बात डिस्कस की थी वो आपसे पेपर पैटर्न डिस्कस किया था कि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, जिसके अंदर 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज इंक्लूडिंग केस बेस एमसीक्यूज, 14 मार्क्स के करेक्ट इनकरेक्ट और बैलेंस 56 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है, जिसके अंदर 3 और 4 मार्क्स के जनरली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको 4 नहीं, अब एक नई और किताब मिलेगी, 5वीं किताब भी मिलेगी, चार्ट बुक के नाम से, जिसे हम लोग जानते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है ड्यूरिंग स्टडी या जो भी आपको दिक्कत होती है वो आप यहां से देख सकते हो। सर अभी मैं कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बुक्स 5 to 7 डेज में आ जाएगी आपके पास। उसके बाद हमने कुछ मेन चीजें डिस्कस की थी और आज हम चलते हैं आगे। कल आप सभी स्टूडेंट से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आज की क्लास में फिर से बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल रहने वाली है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या आप टेक्निकल कंसेप्ट आज पढ़ने के लिए तैयार हो, या आप ये चाहते हो कि सर आज भी थोड़ा लाइट रखो, सर हम कल से टेक्निकल पढ़ेंगे, आज अभी रात को टेक्निकल पढ़ने वाला माहौल नहीं है। सर जब आप शाम को क्लास लोगे, दोपहर में क्लास लोगे, या सुबह 7 बजे जब आप क्लास लोगे, उस टाइम आप हमें टेक्निकल पढ़ाना। अभी आप हमसे प्लीज प्यारी प्यारी बातें कर लो, खट्टी मीठी बातें कर लो। तो क्या ये बताओ मुझे कमेंट कर क्या आप टेक्निकल कंसेप्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं आज? यस और नो, जल्दी से बताइएगा। दूसरा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है हमारे सिलेबस का, जो हमारे इस ऑडिट का जो नाम है वो क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस नाम है। याद है मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ऑडिट। सर प्लीज शो मॉड्यूल बुक्स। बेटा अभी ये बाद में दिखाएंगे, कल की बुक, कल की हमने लेक्चर में सारे मॉड्यूल्स दिखा दिए थे, अब हम आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दिखा सकते हैं। ले लो टेक्निकल, सही बच्चे कह रहे हैं, ले लो टेक्निकल। हम सब स्टूडेंट रेडी हैं टेक्निकल के लिए, हम सब स्टूडेंट रेडी हैं टेक्निकल के लिए। आप जितना कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। हाँ जी, आप जितना कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। सर ले लो टेक्निकल जितना लेना है। ये लो जी। तो सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या है। काफी बच्चों ने बताया था सर ऑडिट का मतलब होता है चेकिंग करना, ऑडिट का मतलब होता है वेरीफाई करना, ऑडिट का मतलब होता है एनालिसिस करना। कुछ बच्चों ने तो यह भी बोला था कि सर स्कैनिंग करना भी ऑडिट है। आप बताओ बेटा, आप जब लोग शादियों में जाते हो, पार्टी में जाते हो, डिस्को में जाते हो ना, तो आप लोग भी करते हो क्या?
जरा सभी बच्चे बताएंगे मुझे, जब आप लोग पार्टीज में जाते हो, शादी में जाते हो, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ लड़कियां करती हैं, हम लड़के नहीं करते, नहीं 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 भैया, दोनों करते हैं और पूरा पूरा करते हैं। क्या करते हैं बताओ जरा, सही बच्चे कमेंट में। सर ऑडिट करते हैं, सर ऑडिट करते हैं, ऑडिट करते हैं बेटा, मानते हो आप मेरी बात? एक बच्चा कह रहा है सर हम स्कैनिंग करते हैं, हम स्कैनिंग करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। आप क्या करते हो वो मुझे नहीं पता, आप किस चीज को स्कैन करते हो, किस चीज को वेरीफाई करते हो, किस चीज को एनालिसिस करते हो, वो हमें नहीं पता। फूड का ऑडिट, खाने का ऑडिट, सही बात है, दोनों ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बेसिकली आप खाने को चेक करते हो कि खाना कैसा बना है, तो वो ऑडिट कहलाता है। यस और नो, वो ऑडिट कहलाता है। टेस्ट करना, आपने गोलगप्पे खाए, अरे यार मम्मी मजा नहीं आया, खट्टा थोड़ा कम है। फिर आपने कोई दूसरी चीज खाई, अरे यार मजा नहीं आया। फिर तीसरा बंदा कहता है भाई वो देख, अब आगे का वर्ड आप कमेंट में लिख सकते हो, भाई वो देख, आप उनका भी ऑडिट करते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑडिट करते हो। तो ऑडिट मतलब एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, किसी चीज को रिव्यू करना। ठीक है, किसी चीज को रिव्यू करना, वो कुछ भी हो सकता है, वो फूड हो सकता है, वो आईटी हो सकता है, वो एनवायरमेंट भी हो सकता है। सर एनवायरमेंट भी हो सकता है, इस पे मैं अभी आऊंगा। अप्सराओं का ऑडिट, क्या बात है अभिषेक, बहुत सुंदर, क्या बात है। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है टू इंश्योर द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ए फेयर एंड एक्यूरेट, कि फाइनेंशियल जो है वो सही में ही फेयरली और एक्यूरेटली रिकॉर्ड किए गए हैं। बट मैं कह रहा हूं ऑडिट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल के संदर्भ में क्यों पढ़ना है? व्हाई वी आर रीडिंग ऑडिट ओनली इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अभी आपने फूड ऑडिट कर दिया, अभी एक बच्चा कह रहा है भाई साहब तेरी भाभी है, पटाखा लग रही है, आप हर चीज का ऑडिट कर रहे हो। मैंने अभी अभी आपको बताया एक एनवायरमेंट का भी ऑडिट किया जाता है। सर एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है? बेटा सीए फाइनल में तो पहले एक चैप्टर था एनवायरमेंटल ऑडिट, फिर आईसीआई ने कहा कि बच्चे देखो कितने सीए तक फाइनल तक आते आते वैसे आधी उम्र निकल जाती है, तो इन बच्चों के सर से थोड़ा सा ऑडिट का बोझ उतार दो। तो उन्होंने एनवायरमेंट ऑडिट रिसेंटली पीछे रिमूव कर दिया। एनवायरमेंटल ऑडिट के अंदर क्या होता था कि एक जो फैक्ट्री है जो बड़े स्केल पे काम कर रही है वो कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, इसका भी ऑडिट होता है। सर सच्ची? हाँ जी, आपको एक लिमिट दी जाती है कि इतने प्रोडक्शन के लिए या आपकी इतनी फैक्ट्री को इतना ये पोल्यूशन करने के नॉर्म्स हैं, आप कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आपको पेनल्टीज लगेंगी, चार्जेस लगेंगे। तो ये अलग अलग तरह के ऑडिट होते हैं। तो ऑडिट तो बहुत सिंपल सी सर टर्म हो गई कि किसी चेक को चेक करना, वेरीफाई करना, इवेल्युएट करना, एनालिसिस करना, स्कैनिंग करना, ब्ला ब्ला ब्ला। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर आपकी डबल वॉइस आ रही है। कितने स्टूडेंट के पास डबल वॉइस आ रही है जरा एक बार मुझे बता दो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फ्रेंड से और मेरे टीममेट से जो बाहर बैठे हुए हैं कि प्लीज़ इस चीज़ को चेक कर मुझे कंफर्म करें। और अगर आपने बाहर कहीं पे मोबाइल ऑन किया हुआ है तो प्लीज़ उसे उसकी वॉइस को बंद करें, हो सकता है कि माइक उसकी वॉइस को कैच कर रहा हो। तो जल्दी बताइएगा कि किसी को क्या डबल वॉइस आ रही है। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट। तो ऑडिट समझ आया क्या बेटा? ऑडिट समझ आया क्या? सर ऑडिट तो बचपन से है सर, ऑडिट तो बचपन से हमारे अंदर घुसा हुआ है, हम बचपन से ही ऑडिट कर रहे हैं। देन व्हाट इज एश्योरेंस, ये बताइएगा व्हाट इज एश्योरेंस, ये एश्योरेंस क्या है? सभी स्टूडेंट मेरे को कमेंट। और आज की क्लास बहुत टेक्निकल जाने वाली है, फिर से बता रहा हूं, अभी मैं स्टार्ट बेस से कर रहा हूं वापस से, लेकिन बहुत टेक्निकल जाएगी। सर एश्योरेंस क्या है? सर देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, छुटा हुआ नहीं, छुपा हुआ है कि मैं आपको किसी चीज के लिए क्या कर रहा हूं, एश्योर कर रहा हूं। मैं कहता है ना, देखो आपको आपकी गर्लफ्रेंड कहती है ना तुम एश्योर रहो, तुम क्या बोलते हैं, तुम टेंशन फ्री रहो बेटा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं और तुमसे ही शादी करूंगी, है ना। वो एक मैंने एक जोक देखा था इस बार वैलेंटाइन डे पे। एक लड़की है, वो एक ग्रीटिंग कार्ड की शॉप पे जाती है, कहती है भैया एक ग्रीटिंग कार्ड दे दो जिस पे लिखा हो कि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। वो कहता है ओके मैडम देता हूँ, अभी मेरे पास वीडियो होती तो मैं दिखाता। वो देता है, कहता है हाँ ये ठीक है, एक काम करो 10 दे दो। तो तुम्हारा वो वाला हाल है। तो ये क्या कहते हैं, एश्योर करता हूं मैं आपको कि ये फाइनेंशियल बिल्कुल सही है, ये फाइनेंशियल जिस तरह से बनने चाहिए थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए या बाकी चीजों को फॉलो करते हुए, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए बने हैं। मैं आपको एश्योर करता हूं इस चीज के लिए। बेसिकली आपको कहीं ना कहीं एक एश्योरेंस मिलती है क्वालिटी के ऊपर। किस चीज के ऊपर एश्योरेंस मिल रही है बेटा? क्वालिटी के ऊपर।
कि जिस तरह से जो काम होना चाहिए था भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उस चीज को अश्योर कर दिया है, तो हम इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं। हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? रिलाय कर सकते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है। आयुष गोयल, आई हैव टेकन कपिल सर क्लासेस एंड गोट 75 मार्क्स। कॉन्ग्रेचुलेशन आयुष। और आपको पता ही होगा कि आपके लिए सीए फाइनल की क्लासेस काफी हैवी डिस्काउंट पे है, तो वो भी आप ले सकते हो क्योंकि आपके 75 है। 60 प्लस वालों को शायद वो दिया था, तो उसका वो पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। लो जी, बाकी आगे चलते हैं। तो आपको ऑडिट पता चल गया। अब आपको एश्योरेंस की बात कर रहा हूं, ये कुछ भी याद नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ठीक है। लो जी, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। पढ़िएगा एक बार, हम सिर्फ कीवर्ड देखेंगे। क्या कहता है एश्योरेंस? क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल सर्विस। कल हमने बात की थी ना, कल अमन ने आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो हम किसी भी रिलेटिव का, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका, हम किसी का भी ऑडिट कर देंगे जो कि अनबाइज्ड तरीके में होगा और गलत होगा। तो इसलिए एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसका कोई भी मतलब नहीं है उस ऑडिट का। प्रोफेशनल सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। वाई दिस वर्ड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन? कोई मुझे बता सकता है ये क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया? मैं बताता हूं सर। आपको पता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप मुझे बताइएगा सोचकर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी एक कंपनी ने बनाई है, फॉर एग्जांपल रिलायंस ने बनाई है, आप मुझे बताइए क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक इंफॉर्मेशन है? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई एक इंफॉर्मेशन है? जी सर, डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर कंपनी की 31 मार्च की सारी P&L की सारी पूरे ड्यूरिंग द ईयर की सारी ट्रांजैक्शन आ रही है और ईयर एंड के बैलेंसेस आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? सर रिलायंस बना रही है फाइनेंशियल को, मतलब रिलायंस की मैनेजमेंट बना रही है। और मैनेजमेंट आप लोगों को ना पता हो तो बता दूं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देती है तो उस पर अपने साइन कर देती है कि भैया ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाए हैं और इसके अंदर सारी बातें हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइएगा जरा सोचकर, रिलायंस की कंपनी के फाइनेंशियल, रिलायंस की मैनेजमेंट ही साइन करके बोलती है कि भैया मेरे फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक है, क्या एज ए यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर ये क्या वर्ड यूज कर लिया आपने, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर कौन कौन हो सकते हैं, कमेंट करके बताओ। क्या यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या इस सिग्नेचर के ऊपर जो मैनेजमेंट ने किया है, क्या रिलाय करेंगे? जो वर्ड मैं अभी ले रहा था, क्या यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल पे रिलाय करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? सर मैंने ही बनाया और मैं ही अप्रूव कर रहा हूं। इसका मतलब तो अगर मैंने कोई फ्रॉड किया होगा तो मैं तो बोल दूंगा हाँ भाई ठीक है, मैं क्यों बताऊंगा किसी को। इसका मतलब मैनेजमेंट के साइन की कोई वैल्यू नहीं है। इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा, कोई भी रिलाय नहीं करना चाहेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसका जो वर्ड होता है ना बेटा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ये बात ध्यान से सुनिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ, क्या इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑडिट एक ही आदमी कर सकता है और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मतलब सीए के लिए ये एक्सक्लूसिव एरिया है, मतलब हमारे अलावा कोई दूसरा बंदा इस इंडिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ आप और मैं, हम साइन कर सकते हैं जब सीए बन जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या किया, कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखा, आपने देखा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिस तरह से बननी चाहिए थी उस तरह से बनी है क्या, और एट द एंड आप क्या कहते हो कि भैया मैं सीए कपिल गोयल, मैंने इन सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू कर लिया है और ये सारी ठीक है, पूरा चेकिंग करने के बाद, और एक रिपोर्ट बना के दे देते हो कि ये सारी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एफआरएफ बनी है और आप अपने साइन करके दे देते हो। यू आर इंडिपेंडेंट। आप कंपनी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने अपनी रिपोर्ट दी, या तो आप ये बोलोगे सब कुछ सही है या बोलोगे सब कुछ सही नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट दोगे। अब आप मुझे बताइए क्या इस वाली रिपोर्ट को, नाउ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज साइंड बाय मैनेजमेंट एंड एक ऑडिट रिपोर्ट भी बन गई है जो कि साइंड बाय ऑडिटर। अब बताइए क्या इसको जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होते हैं, क्या अब वो इसे एक्सेप्ट करेंगे? यस सर, अब इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो इंडिया में सीए ऑडिट करेगा उसके फाइनेंशियल, उस कंपनी के फाइनेंशियल सिर्फ इंडिया में रिलायबल नहीं होंगे, अब उस कंपनी के फाइनेंशियल वर्ल्ड वाइड, मान लीजिए कोई फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी उस
मेरे सिग्नेचर के ऊपर रिलाय करेगा और उस कंपनी को या तो लोन देगा या कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो ये यूजर्स को, जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के होते हैं, उनको एक रिलायबिलिटी देता है, उनको एक एश्योरेंस देता है कि भैया इस साल का जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो 31 मार्च का बैलेंस है वो सही है। अभी मैं एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों से, और सभी बच्चों ने देखो कमेंट बिल्कुल सही किया है कि जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कौन कौन होते हैं। वो शेयर होल्डर होते हैं, वो गवर्नमेंट होता है, वो क्रेडिटर होते हैं, वो गवर्नमेंट टैक्स का टैक्स डिपार्टमेंट होता है, और भी आप लोगों ने लिखा है बैंक्स होते हैं जो लोन देते हैं आपको। तो सारे लोग जो है ये पब्लिक, क्योंकि पब्लिक का भी वो शेयर होल्डर के अंदर सब कुछ आ जाता है बेटा। एम्प्लॉय भी बेटा स्टेक होल्डर होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय भी कंपनी के बेस पे अपनी जॉब करता है, सैलरी एक्सपेक्ट करता है, तो एम्प्लॉय भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है, उससे इफेक्ट होता है। तो ये सारे लोग जब ऑडिट हो जाता है, एक ऑडिटर के साइन हो जाते हैं, तो इस फाइनेंशियल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और इस फाइनेंशियल का नाम पता है क्या हो जाता है? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम बदल जाता है। क्या हो जाता है बताओ, कौन बताएगा? जब एक सीए, जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपने साइन कर देता है, तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम बदल जाता है। कौन बताएगा मुझे क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से 1 2 3 4, जल्दी से उसका नाम बदल जाएगा। बिल्कुल सही, सभी सही बताया सभी ने। उसका नाम हो जाएगा सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्राउड से कहो क्या हो जाएगा? प्राउड से बोलो जय माता दी। क्या हो जाएगा बेटा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब समझो, हमने किसी का, हमारे सिग्नेचर की इतनी पावर है कि हमने किसी का नाम बदल दिया, और नाम भी ऐसा बदला, हमने पीछे नहीं आगे ऐड कर दिया। क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब भैया ये फाइनेंशियल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेरीफाई कर लिए हैं, चेक कर लिए हैं, और ये बिल्कुल सही है, इनको हमने देख लिया है। आज का मैं एक आपसे, आज का पूछता है कपिल गोयल, आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और आपको देना है सही जवाब। गलत जवाब की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ध्यान रखना, गलत जवाब की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और ये रहा मेरा सवाल आप लोगों के सामने। सभी बच्चे सोचकर बताएंगे, ध्यान से बताएंगे, दिमाग लगाकर बताएंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैं मुर्गा बनाकर भी मारता हूं। लो जी, अब आपका सवाल, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोगों ने, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दिया आपने। कहीं ना कहीं मान लीजिए या तो अप्रैल एंड में या कहीं मई के मिड में आपने एक अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई, और ऑडिट रिपोर्ट बना के आपने अपना ओपिनियन दे दिया कि भैया इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, जिस तरह से बनने चाहिए थे उसी तरह से बने हैं। मतलब आपने ओके रिपोर्ट दे दी। भैया लड़की कैसी है? लड़की की ओके रिपोर्ट है, आपने ओके रिपोर्ट दे दी। लड़की का नाम है रिलायंस। ठीक है, आपने ओके रिपोर्ट दे दी। अब आपने देखा, ध्यान से सोच समझ कर बताइएगा, आपने देखा भैया हमारी लड़की की ओके रिपोर्ट है, मतलब रिलायंस की ओके रिपोर्ट है। आपके पिताजी, बेटा आपके पिताजी का नाम क्या है? आंचल गोयल, ऊपर देवांश सिंगला, और उसके बाद निखिल और कार्तिकेय। आज किसको पकड़े? कृष्णा, वैभव, विशु, चैंकी, पुनीत कुमार, चिराग गर्ग। देखो जी बेटा, अभी अपन इतना डिटेल में नहीं जा रहे। चिराग को पकड़ लेते हैं। चिराग ने क्या किया? चिराग के फादर ने क्या किया? चिराग के फादर ने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ माई ओपिनियन, ऑन द बेसिस ऑफ माई ओपिनियन, ध्यान से सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक सीए का ओपिनियन, जिसने बोला है भैया ओके रिपोर्ट, चिराग के फादर ने क्या किया? इस लड़की के साथ चिराग का रिलेशन बना दिया फ्यूचर के लिए, और अपना सब कुछ, एक ही चिराग था घर के अंदर बेटा, एक ही चिराग था, पूरी जवानी की मेहनत यही थी, बुढ़ापे का सहारा यही था, ये पूरा इन्वेस्ट कर दिया रिलायंस के अंदर। फ्यूचर का सब कुछ चिराग को इन्वेस्ट कर दिया रिलायंस के अंदर। ठीक है, अगले साल क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद अगले साल क्या होता है? नेक्स्ट ईयर रिलायंस बेटा भाग जाता है, रिलायंस भाग जाता है। रिलायंस ने बैंक से बहुत हैवी लोन ले रखे थे। आप पीएनबी को याद कर सकते हो, हमारे नीरव मोदी को याद कर सकते हो, बाकी लोगों को याद कर सकते हो। बैंक से बहुत हैवी लोन ले रखे थे, और फिर कंपनी उसको रीपे नहीं कर पाई, एंड दे जस्ट गॉन। ये इंडिया को छोड़कर
भाग जाते हैं लंदन। अब ये लंदन में है, लंदन को लंदन ही पढ़ना, ठीक है। अब ये लंदन के अंदर है, अब ये इंडिया में नहीं है। चिराग का सारा पूरा, चिराग के फादर का सब कुछ लग चुका था रिलायंस के अंदर। मान लो उन्होंने शेयर लिया था 2600 रुपए के ऊपर, और अब वो शेयर गिर के आ गया 600 रुपए के ऊपर। 600 रुपए के ऊपर आ गया। पर शेयर बेटा कितने का लॉस हुआ? पर शेयर बेटा कितने का लॉस हुआ? सर पर शेयर का लॉस हुआ 2000 रुपए का। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लिख लेना जितनी औकात हो, क्योंकि उसके पापा ने तो भैया पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी। अब आप मुझे बताओ, अब आप सोचकर मुझे बताना, चिराग के पापा किसको पकड़ेंगे? चिराग के पापा किसको पकड़ेंगे? बेटा आप ध्यान रखना, मेरी किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है मेरी बुक का। आप ये मत सोचना कि कपिल सर बुक कब ओपन करेंगे, बेटा हम बिना बुक ओपन के सब कुछ पढ़ा देते हैं। जल्दी मुझे बताओ, चिराग के पापा किसको पकड़ेंगे, किसका गला दबोचेंगे कि भैया आपने ऑडिट किया था, आपने साइन किया था, आपने ओके रिपोर्ट दी थी, आपके कहने से मैंने मेरा सब लगाया था, आपको सजा मिलनी चाहिए। ऐसा होगा? आपके कहने से मैंने अपना चिराग दिया था और मेरा चिराग आपने बुझा दिया। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा रे। अब बताओ, क्या सीए को, अब मेरा क्वेश्चन, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को, सीए को पनिशमेंट मिलेगा? जल्दी से बताइए, क्या हमारे सीए साहब को पनिशमेंट मिलेगा? सोचकर बताना है बाबू। शुभम अग्रवाल आपका मेरे पास कमेंट आ गया है, सिर्फ एक ही बार एक बच्चा कमेंट करे, अगर मैं नहीं रीड कर पाता हूं तो आप दोबारा। सर ऑडिटर को नहीं पकड़ेंगे? सर नो सर, ऑडिटर की कोई गलती नहीं है। नो 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 नो, रिलायंस को पकड़ेंगे। ललित गोयल ने कहा है पकड़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद रितेश, नरेंद्र, अंशिका, नो 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 नो। अक्षिता ने भी कहा है पकड़ेंगे, ठीक है जी। नो 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 नो। डिपेंड्स, चैतन्य ने कहा है डिपेंड्स, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, ठीक है। अगर ऑडिटर नो डॉक्यूमेंट, नहीं इतना टेक्निकल मत जाओ, अभी तुम देसी तरीके से पढ़ रहे हैं, अभी देसी पे रहो, टेक्निकल जब जाना होगा तो। विशाल ने कहा है करेंगे। चलो अब विख्यात गुप्ता, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा रहा हूं। ओम भी कह रहे हैं पकड़ लेंगे, पेल देंगे साले को। लो जी लो, अब आगे देखो, अनामिका। अब कुछ बच्चे तो कह रहे हैं यस लिख दो सर, स्क्रीन पे नाम लिख रहे हैं। नालायक को पीटने वाला हूं तुम लोगों को, मुर्गा बनाऊंगा, ऐसे टांगे काम जाएंगी, ठीक है। अभी देखो, लो पकड़ो, ये लो देखो बेटा आजा, जल्दी आजा, बस इधर आ जाओ। देखो आपने क्या किया, आपने फाइनेंशियल बनाए, रिलायंस की मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल बनाए, और मैंने बकायदा आप लोगों को बताया था फाइनेंशियल कौन से साल के हैं, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। कपिल गोयल जी ने उनको ऑडिट किया और उन्होंने कहा भैया हमारे हिसाब से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है का मतलब ये है कि जो पीएनडल के अंदर जो एंट्री आनी चाहिए थी वो पीएनडल में आई है, और जो बैलेंस शीट के अंदर बातें लिखी हुई हैं वो भी सारी ठीक है। बैलेंस शीट में उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा था कि हमने पीएनबी से फॉर एग्जांपल 5000 करोड़ का लोन ले रखा है, वो बैलेंस शीट में आ रहा है, एक्चुअल आ रहा है। और इस लोन का मान लो इंटरेस्ट भी अगर पे किया हुआ है तो वो सारा पीएनडल के अंदर आ रहा है। मतलब उन्होंने कोई भी अकाउंटिंग फेक नहीं की हुई, उन्होंने अपना सब कुछ सही लिखा हुआ है, उन्होंने पूरे साल का रिवेन्यू सही दिखा रखा है, सारे एक्सपेंसेस सही दिखा रखे हैं, सारी एसेट्स ठीक दिखा रखी हैं, सारी लायबिलिटी ठीक दिखा रखी है, जितने भी डिस्क्लोजर कर रखे थे वो सारे ठीक है, जितने भी नोट्स बना रखे हैं वो सारे भी ठीक है। कहीं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में फ्रॉड किया, कहीं उन्होंने फाइनेंशियल को गलत बनाया? आंसर इज नो। मैंने क्या ओपिनियन दिया है, एक सीए क्या बोल रहा है, एक सीए भी तो यही बोल रहा है, एक सीए का काम भी तो यही है बेटा कि भैया जो पूरे साल के फाइनेंशियल हैं वो सारे ओके हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमने ये ओके कौन से साल के लिए बोला है? हमने ओके बोला है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। कहीं भी सीए ने ये बोला है कि भैया कंपनी की ओके रिपोर्ट है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर? कहीं भी ऑडिटर ने ये बोला है कि मैं आपको देखो ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा होता बेटा, अगर ऐसा होता मेरे बाबू, तो मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, अगर रिलायंस ने
इस साल के अंदर जो अभी ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च 2023 के अंदर अगर 25% प्रॉफिट कमाया, अगर ऐसा होता तो फिर तो मैं ये भी मान लेता ना, फिर तो मैं ये भी मान लेता कि अगले साल रिलायंस 25 से 30% प्रॉफिट कमाएगी या 25 ही कमाएगी। क्या जरूरी है क्या बिजनेस में प्रॉफिट सेम हो, या अगले साल 25% माइनस भी हो सकता है? सर 25% माइनस भी हो सकता है कंपनी कोई गलत डिसीजन ले ले, हो सकता है कंपनी कोई रॉन्ग डिसीजन ले ले। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ का, ध्यान से सुनना। सीए कपिल गोयल की क्लास में आए हो, आई होप आप एक्सपेक्ट करते हो मुझसे ये सारे एग्जांपल। ध्यान से सुनना और एग्जांपल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बोल देना भैया रटना मना है प्रैक्टिकल सीखो, रटना मना है प्रैक्टिकल सीखो। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। मैंने एक क्लाइंट किया था, आप सभी लोगों को पता होगा बकार्डी। कितने बच्चों को पता है बकार्डी क्या होती है? सर बकार्डी तो पता है सर, वो दीदी है ना ब्रीजर पीती है। अच्छा हाँ, वही बकार्डी। तो ब्रीजर की बोटलिंग, ब्रीजर का बेटा मैंने ऑडिट किया था, ठीक है। ब्रीजर की बोटलिंग करता है काशीपुर के अंदर आईजीएल, और आईजीएल जो ब्रांड है इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड, ये केमिकल्स में डील करता है। ये मल्टीपल टाइप के केमिकल भी बनाता है। और आपने सुना है बेटा देसी दारू? अरे सर देसी, यस बेटा देसी दारू। तो ये देसी दारू भी बनाता है, जैसे चंपा, चमेली, खुशबू, ठीक है। ये अलग अलग देसी पौवे के अंदर आती है, रिक्शे वाले लेते हैं, ढक्कन खोलते हैं और लगा जाते हैं विदाउट सोडा एंड विदाउट पानी। तो ये देसी दारू भी बनाते हैं, बकार्डी की बोटलिंग भी करते हैं। और आप लोगों ने सुना होगा जो हमारे फौजी भाई लोग होते हैं तो उनको कैंटीन से भी अलग अलग तरह की रम मिलती है, विस्की मिलती है, ये वो सब भी बनाते हैं। गवर्नमेंट के लिए भी बनाते हैं, अलग अलग ब्रांड की दारू बनाते हैं, ठीक है। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये मोलासिस इनका एक रॉ मटेरियल होता है, मोलासिस से अल्कोहल बनता है और वो उसको प्रोसेस करके ये सब दारू वाला काम करते हैं। तो इनका एक, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना और आपको आंसर देना है। सस्ती मस्ती, क्या बात है। इनका एक प्लांट था जो था काशीपुर के अंदर, ठीक है। कितने लोगों को पता है काशीपुर कहाँ है? सर काशीपुर रामनगर के पास है। नैनीताल जब जाते हो रामनगर, उससे पहले काशीपुर। अगर इधर से लेके जाऊंगा तो मुरादाबाद से जस्ट 50 किलोमीटर के आसपास आता है काशीपुर, वहां पे आईजीएल की फैक्ट्री है। तो इनके एक प्लांट इनका लगा हुआ था काशीपुर के अंदर, जहां पे ये बोटलिंग चालू थी, फुल कैपेसिटी के ऊपर बोटलिंग चालू थी, ठीक है। एक इनका प्लांट था बेटा गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर कहाँ है सर? गोरखपुर बेटा यूपी का बहुत बढ़िया गुस्सेल वाला इलाका है, ठक ठक हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। हमारे योगी जी वहीं पे आजकल। तो गोरखपुर में इनकी एक और फैक्ट्री है आईजीएल की ही, वहाँ पे इन्होंने एक बोटलिंग लाइन लगा रखी थी जहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा था, ठीक है। कंपनी की मैनेजमेंट को लगा कि ये काम करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और गोरखपुर में भैया जगह हमारे पास अवेलेबल है, और एक काम करते हैं सेकंड लाइन, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब मेरी मुद्दे की बात आ रही है। सेकंड लाइन, स्टैट ऑडिटर का रोल समझना, सेकंड लाइन हम गोरखपुर में और लगा देते हैं, और उन्होंने सेकंड लाइन लगा दी। और मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे, 50 करोड़ रुपए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूं, 50 करोड़ रुपए उन्होंने वहां पे खर्च कर दिए। कितना बेटा सभी बच्चे बताएंगे? 50 करोड़ रुपीज वहां पे उन्होंने कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मशीनरीज, बाकी सारा सेटअप, उस पर 50 करोड़ रुपए कंपनी ने एक्सपेंस कर दिया और वो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज कर दिया, ठीक है जी। अब जब ये 50 करोड़ रुपए हुआ, इसका पीओ रेज हुआ, इसकी कोटेशंस आई, इसका इन्वॉइसिंग हुआ, इसका पेमेंट हुआ, सब कुछ बिल्कुल सही हुआ, एवरीथिंग वाज 100% करेक्ट, ठीक है। सब अप्रूवल वगैरह सब ठीक था। अकाउंटेंट ने क्या किया? सबकी एंट्रीज सही कर दी। एंट्री को क्या किया? सही से पोस्ट कर दिया। सारी एंट्री सही तरीके से पोस्ट हो गई। फाइनेंशियल में एक नया कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया 50 करोड़ रुपए का। लेकिन अब कुछ हुआ। क्या हुआ? कंपनी की ये लाइन क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। और ये समझ लो, ये मैं अगले साल की बात बता रहा था, 22-23 खत्म हो गया, 23-24 में कंपनी ने ये डिसीजन लिया और कंपनी की ये लाइन बिल्कुल फेल हो गई। डिमांड कम हो गई, जो 70% का प्रोडक्शन था वो 60% पे भी आ गया। यहाँ पे कोई गोची नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई गोची नहीं है। कंपनी ने अपनी इस लाइन का कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल सही तरीके से बुक्स में दिखाया था, लेकिन मैनेजमेंट के इस गलत डिसीजन की वजह से, रॉन्ग डिसीजन की वजह से कंपनी का प्रॉफिट जहां प्लस 25% था वहां अगले साल माइनस 25% हो गया। आप मुझे बताइए, क्या पब्लिक, जिन्होंने एक ऑडिट रिपोर्ट के बेस पे, जिन्होंने एक ओके रिपोर्ट के बेस पे रिलायंस में इन्वेस्ट किया था, अगले साल वो -25 हो गया बिकॉज ऑफ द रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, क्या ऑडिटर को आप लाइबल ठहरा सकते हो फॉर दिस 25%? जल्दी से बताइए। सर नहीं,
ऑडिटर बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि ऑडिटर का काम था अप्रूवल देखना, मैनेजमेंट अप्रूवल है। ऑडिटर का काम था कैपिटल एक्सपेंडिचर वेरीफाई करना, वो भी ठीक है। ये मैनेजमेंट का गलत डिसीजन था भाई। आज मैं धंधा कर रहा हूं, मैं धंधे के अंदर रोज डिसीजन ले सकता हूं, डिसीजन मेरा गलत हो जाए उससे मेरे बिजनेस को लॉस होगा। ऑडिटर ने तो सही अकाउंटिंग देख ली ना भैया, आपने डिसीजन लिया है, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन खरीदी है, अब वो मशीन सही से काम करेगी नहीं करेगी या आपकी सिरदर्दी है। मेरा काम इतना है कि ये मशीन खरीदी है, इसका अप्रूवल सही हो, इसका पेमेंट सही हो, इसकी अकाउंटिंग सही हो और ये फाइनेंशियल में सही आ रही हो। अब उसका फायदा होगा नुकसान होगा वो आप जानो और आपका शेयर होल्डर जाने और मैनेजमेंट जाने। मैंने ये लिख दिया कि अकाउंटिंग सही है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पे मैं कंक्लूजन कर सकता हूं बेटा, यहां पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं। अगर हां तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा प्यार दीजिएगा। कैसे भी हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि भैया जो ऑडिटर है ना, जो ऑडिटर है वो हमें कोई गारंटी नहीं देता। ध्यान से मेरे साथ, जो ऑडिटर है वो हमें किसी चीज की गारंटी नहीं देता। वो सिर्फ ये बताता है कि इस पिछले साल के, इस साल के भी नहीं, ऑडिट पिछले साल का होता है, कि उस पिछले साल के जो खत्म हो गया है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर और जो चीजें उसके अंदर आ रही है वो सही है। बस हम कोई फ्यूचर की, मेरे साथ बोलेंगे सही बच्चे, हम कोई फ्यूचर की गारंटी नहीं देते कि कंपनी ने जो इस साल किया है वो अगले साल भी वैसा करेगा। हम कोई फ्यूचर की वायबिलिटी या फ्यूचर के ऊपर कोई भी गारंटी, एश्योरेंस नहीं देते। बात समझ आती है सही बच्चों को? अगर मेरी बात समझ आ गई है तो बिल्कुल मैं पोल डाल रहा हूं, उस पोल पे आप अपना कमेंट करके बताइएगा क्या फ्यूचर, मैं क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूं, क्या एक ऑडिटर, कैन ए ऑडिटर, अरे भाई टाइप क्यों नहीं हो रहा, डबल टाइप हो गया, ऐसे कैसे बात बनेगी? सर मेरी गर्लफ्रेंड बुला रही है, चला जाऊं? नहीं बेटा, कैन ए ऑडिटर गिव वाइबिलिटी। मैं शॉर्टकट में पूछ रहा हूं, आपको आंसर देना है। और वीडियो को लाइक करके प्यार जरूर दो यार। देखो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि जो हम एश्योरेंस देते हैं, जो हम अपना ओपिनियन देते हैं वो पास्ट के फाइनेंशियल के लिए देते हैं, और उसमें भी हम ये नहीं बताते कि वो डिसीजन सही था गलत था, वो आपका काम है, वो आपको फैक्ट्री चलानी है, आपके डिसीजन गलत सही हमें कोई मतलब नहीं है। जो डिसीजन लिए हैं वो आपने सही से प्रेजेंट किए हैं, वो हमारा काम है। पर सर रिलायंस तो इंडिया छोड़ के भाग गई थी। हाँ तो भाग गई ना, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? मतलब मेरे को कोई लायबल नहीं ठहरा सकता। कोर्ट मुझसे पूछेगा आपने अपना ओपिनियन सही दिया था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही दिया था, वेरीफाई कर लो, आप चेक करवा लो, उन्होंने सही सब सारी चीजें सही से दिखा रखी है। अब वो बाद में लोन नहीं रीपे कर रही, मेरी गारंटी थोड़ी ना है, बैंक ने मुझसे गारंटी लेके थोड़ी ना दिया था। सही बात है या नहीं है? अरे बैकअप 6 मंथ कर दिया, एएस एडवाइस बैकअप 6 मंथ कर दिया मेरे भाई, अब तू क्वेश्चन का आंसर दे दे। बैकअप 6 मंथ कर दिया, लो जी लो। अभी 13% जो स्टूडेंट आंसर गलत दे रहे हैं, मैं आपके नाम जरूर जानना चाहूंगा। और मैं फ्यूचर के ऊपर हम कोई भी ओपिनियन नहीं देते। 87% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। 13% स्टूडेंट जो ऐसे हैं उन वो प्लीज अपना नाम कमेंट में लिखें और आप मुझसे पूछें कि आपको क्या चीज नहीं समझ आई। तो ये था आज का एक मेन कंसेप्ट। काफी बच्चों ने, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे फ्यूचर के ऊपर, अगर आप ओपिनियन दे सकते हो क्या? सभी बच्चों ने नो लिखा। ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा क्या? सभी बच्चों ने नो लिखा। तो ये आपको एक सैल्यूट करने का मन करता है कि आप बहुत सही जा रहे हो। और आज अब हम बहुत ही टेक्निकल डिस्कशन, अब हमारा और आगे बढ़ने वाला है। मजा आ रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? अच्छा गलती से यस हो गया था। मुस्कान पूछ रही थी सर आपने पूछा था कि मजा आ रहा है क्या, तो मैंने यस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन अलग था। अब मैं पूछ रहा हूं मजा आ रहा है क्या? लो बताओ, मजो आए हुए? मजा आ रहा है बेटा? ओहो क्या हो रहा है ये? मम्मी क्या हो रहा है ये? मेरी मम्मी मुझे फोन करती है, कहती है नालायक तू बच्चों के साथ कैसी कैसी बातें करता है लाइव में। मैंने कहा मम्मी मैं भी वहीं से आया हूं जहां से बच्चे हैं। इस टाइम पे आपको नहीं पता मैं रात को कहां होता था। लो जी लो, जल्दी से बताओ मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत आ रहा है सर, पुनीत सर जी कह रहे हैं बहुत आ रहा है सर। चलो मजे के लिए तो जिंदगी जा रही है हमारी यार। लेकिन तुम वीडियो तो लाइक कर नहीं रहे, तुमको मजा पूरा चाहिए और वीडियो तुम लाइक कर नहीं रहे हो। मजा तुम लोग पूरा पूरा ले रहे हो। गर्दम गर्दम मजा आ रहा है। लो जी लो, आगे चले। वीडियो तुमसे लाइक नहीं हो रही है, मजा तुम्हें पूरा पूरा चाहिए। नाटी बॉय, नाटी बॉय, क्या बात है। अभी एक और बात बताता हूं, जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव बैच के अंदर हैं,
आप लोगों से मैं जूम मीटिंग पे अलग से फेस टू फेस बात करूंगा, ठीक है? तो ये नाम जितने भी आ रहे हैं ना, ये वहां पे मेरे को दिखने चाहिए सारे, फिर हम बात करेंगे नाटी बॉय। 10 रुपये लगेगा। कर दिया कब का सर, बहुत अच्छी बात है। लो जी, अब आपसे मैं अब अपना टेक्निकल देखो, धीरे धीरे अपन ने ना होले होले इस चीज को ना थोड़ा थोड़ा टेक्निकल करते हुए जाएंगे। और मेरे पास ये इंजेक्शन है बेटा, ये इंजेक्शन है ना आपके यहाँ पे दिल के अंदर, छाती के अंदर, मैं इसे डालता रहूंगा धीरे 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 धीरे, और फिर ये ऑडिट आपके पूरे ब्लड नस, पूरी नसों में फैल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने आपका इसका नशा पूरा आपके सर पे चढ़ा दिया है, ठीक है? पूरा नशा आपके सर पे चढ़ा देंगे बेटा हम ऑडिट का। लो जी लो, मानवी जैन धन्यवाद। लो जी, अब आपके सामने एक टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है। लाइव बैच में कितने स्टूडेंट हैं? यश अग्रवाल पूछ रहे हैं। 100 स्टूडेंट के एडमिशन है बेटा, 90 प्लस हो चुके हैं, शायद 8 या 10 एडमिशन बचे हैं, ठीक है? होले होले धीरे धीरे हो जाएगा प्यार बलिए, होले होले। अच्छा, और कुछ नहीं सीखा तुम्हें? लो जी लो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। दिल चीर के देख ऑडिट का नाम होगा। लो जी लो, अब आपको मुझे बताना है जो मैं पूछूं। बेटा हम कौन सा ऑडिट करने वाले हैं? सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अब आप मुझे बताओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना है। आप ये बताओ, आजकल आप लोग क्या करते हो? आजकल आप लोग क्या करते हो मुझे कमेंट करके बताओ। सर आजकल ना हम लोग स्टडी करते हैं, नंबर 1। और क्या करते हो बेटा? सर आपने नंबर 1 पे स्टडी लिख दी। सर ये तो मेरे 4th नंबर पे आती है, मैं तो मोबाइल देखता हूं पूरे दिन। बताओ क्या करते हो, बताओ आज के दिन आप क्या करते हो? मतलब आप डे वेब सीरीज, बहुत बढ़िया। वेब 100 से ज़्यादा नहीं यार, पूनम अरोरा वो इसलिए नहीं लेता, फिर फेस टू फेस बात नहीं हो पाएगी बच्चों से जूम मीटिंग पे ना, किसी का नंबर ही नहीं आएगा, मैं कॉपीज ही नहीं चेक कर पाऊंगा लाइव में, इसलिए 100 से ज़्यादा नहीं। उसके बाद सारे बच्चे अपना रिकॉर्डेड देखें या फिर 6 दिसंबर से जो बैच आ रहा है उसमें एनरोल करें। गर्लफ्रेंड से बातें करते हैं, शोर्ट्स देखते हैं, कॉलेज जाते हैं, सोते रहते हैं, नेटफ्लिक्स चलता है, स्टडी, एग्ज़ाम के बाद वेले हैं सर, टाइम पास चल रहा है। तुम सब नालायक हो। मान लो मैं तुम्हें मान के चल रहा हूँ सब बच्चे गर्लफ्रेंड से बातें चलती रहती हैं सर, ठीक है? कपिल सर का वेट, क्या बात है, आई लव यू मेरे यारा। कपिल सर का वेट देख रहे हो, लड़का छा रहा है। ये वही है जो बोध ग्रुप के बाद, बोध ग्रुप क्लियर होने के बाद आएगा, कपिल सर। हाँ जी सर मैं वही हूँ, एएस एडवाइस। मैंने कहा कौन सा एएस एडवाइस? सर मैंने कहा था ना कपिल सर का वेट। अब सर रिज्यूम करवा दो फटाफट से बिग 4 में। लो जी, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। हमें अगर मान लो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा या तो आपको कोई दूसरा काम करना है, मान लीजिए एक ट्रिप पे हमें जाना है। ट्रिप पे कहाँ जाएंगे? आप बताओ कहाँ जाएंगे? सर लेह लद्दाख चलेंगे, ठीक है जी। या सर हम एक यूएस ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है। या सर हम कहीं भी जाएंगे, हमें हमारी स्टडी मतलब क्लासेस। आपको ये कोई भी काम करना है, आप मुझे बताओ आपका स्टेप 1 क्या होगा? आप सोच समझ कर मुझे बताना स्टेप 1 क्या होगा। हाँ वो कह रहा है बैंकॉक लेके चलो। सुधर जाओ, इंटर में हो अभी। बैंकॉक, थाईलैंड, तुम्हें गोवा, देख रहे हो गोवा। कह रहा सर सब छोड़ो, आप हमें गोवा ले चलो बस। अरे मैं कह रहा हूं तुम्हें कहीं भी जाना है, इसको रशिया चाहिए। देख रहे हो रशिया। तुम भाई हो, मेरे गुरु बने हुए हो आजकल। मेरे को ये बताओ, मैं सारे कमेंट रीड नहीं कर सकता सही बताऊं तो। हाँ जी, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। नरेंद्र युग, वैभव, मुस्कान, शिवांगी, ऋतिक, आपने कहा सर स्टेप 1 हमारा होगा प्लानिंग। हम सबसे पहले करेंगे प्लानिंग कि भैया मुझे क्या करना है। अगर मुझे गोवा ट्रिप पे जाना है तो दिल्ली से अपन 4x4 से जाएंगे, 4x2 से जाएंगे, फॉर्चूनर से जाएंगे या जीप से जाएंगे। कोई भी आप एक गाड़ी सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद आप देखोगे अच्छा भैया गाड़ी फाइनल हो गई, फिर आप बंदे फाइनल करोगे। कार कौन सी लें? सर थार ले लो, थार। चलो जी थार हो गई 4x4। फिर आप देखोगे सर बंदे, आप देखोगे पर्सन, सर किस किस को लेके जाना है? सर मेरी वाली, उसकी वाली, उसकी वाली, 3 ये हो गए और हम 3 हो गए सर, 6 लोगों का ग्रुप हो गया। आपने बंदे फाइनल कर लिए सर। फिर आप देखोगे रूट, सर रूट हमारा रहेगा शिमला होते हुए जाएंगे सर हम ऊपर ना,
वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होगा, वहाँ टेंट लगाएंगे, मजे करेंगे और उसके हिसाब से हम अपना रूट बनाएंगे। वहाँ से रुकते हुए आपने रूट बना लिया। फिर आप देखोगे सर खाने पीने का सामान थार के अंदर भरना है। आपने मान लो फूड को प्लान किया कि भैया मेरी वाली को तो ये चिप्स अच्छा लगता है, उसकी वाली को नाचोज अच्छा लगता है, उसकी वाली तो सिर्फ पानी ही पीती है, तो आपने ये सब कर लिया। फिर आप अपना तीनों का देखोगे, भाई पीता है ब्लैक लेबल, अपन पीते हैं ठंड में रम, और एक भाई तो सिर्फ वोडका ही पीता है। और आपने मान लो कि आपकी लड़कियों के लिए ब्रीजर रख लेते हैं, थोड़ी सी बियर रख लेते हैं। तो आपने अपना फूड एंड ड्रिंक्स प्लान कर लिया। फिर आप क्या प्लान करोगे? फिर आप अब आप सिचुएशन को प्लान करोगे। देखना, धीरे धीरे देखना। अब आप सिचुएशन को प्लान करोगे। बेटा मैं कोई भी फालतू चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी मेरे चैप्टर से लिंक करेगी, हर एक चैप्टर से लिंक करेगी, ठीक है। फिर आप इसको सिचुएशन से लिंक करोगे कि यार अगर ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वैसा हो गया तो कैसा होगा, ये हो गया तो क्या होगा, मेरी वाली ने मेरे को छोड़ दिया तो क्या होगा। मतलब सिचुएशन। अब मेरे को आप सिचुएशन बताओ, फिर हम उनको प्लान करते हैं। रेड बुल, एक बच्चा कह रहा है रेड बुल भी ले लो सर, ठीक है। मॉकटेल बनाओगे इसलिए, ठीक है। जूस भी लिख लेते हैं फिर, ठीक। अब आप मेरे को सिचुएशन बताओ, सिचुएशन बताओ। हाँ हाँ, फुल एक्सपीरियंस है भैया। अब सिचुएशन नंबर 1, सर टायर पंचर हो गया तो क्या करेंगे? सर ये कोई सिचुएशन है? सिचुएशन तो हम बना के देंगे अभी आपको। टायर पंचर हो गया तो भाई एक काम करो, स्टेपनी से काम नहीं चलेगा, उसका टायर छोटा होता है, मार्केट से एक बड़ा साइज, सेम साइज का टायर एडिशनल लेके चलो, ठीक है जी। आपने टायर प्लान किया। उसके बाद सर मेरी वाली ना बीमार बहुत होती है, फीवर हो जाता है उसे कोल्ड हो जाता है, सर उसे हेडेक हो जाता है, सर उसे फटीक होता है, जो भी होता है। आपने कहा ठीक है भाई एक काम करो, मेडिसिन की किट लेके चलो, ठीक है, ठीक है। सर अगर बारिश आ गई तो क्या करेंगे? तो मैंने कहा भैया एक काम करो, रेन कोट लेकर जाओ आप, ठीक है, रेन कोट आप अपने साथ लेकर जाओ। सर अगर पेट्रोल बीच में ख़त्म होने वाला हुआ और हमने नहीं कोई पेट्रोल पंप मिला, तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो, 50 लीटर डीजल छत पे लगा दो, ऊपर छत पे बांध दो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें प्लान की, जो बेसिक था। उसके बाद आपने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को प्लान किया। आई होप आप इसको ऑडिट से लिंक कर पा रहे होंगे। प्रोटेक्शन फॉर बंदी, नालायक हो। आपने फिर सिचुएशन प्लान की कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, और उस सिचुएशन के हिसाब से आपने सॉल्यूशन को सोचा। हाँ ठंड हो गई तो ज़्यादा क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखो आप लोग हैं ना, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, मैं भी ऐसा ही था। अब आप मेरे को एक बात बताओ, सेम ऑडिट, अब हम सेम ऑडिट की बात करते हैं। आपने सबसे पहले प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? कि भैया कोई नया रिलायंस का क्लाइंट आया, क्या उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, इन सारी चीज़ों पे आपने बात कर ली। फिर आप देखोगे यार क्लाइंट, अब हमने ऑडिट स्टार्ट कर दिया, क्लाइंट के अंदर अगर हमें फ्रॉड मिला तो हम क्या करेंगे, उस पर आपको गाइडेंस चाहिए। अगर कोई काम जिस तरीके से होना चाहिए अगर उस तरीके से नहीं हुआ, मान लो थार को 4x4 को किसी एक रिवर को क्रॉस कर लेना चाहिए, उसको क्रॉस करके इजीली आगे चले जाना चाहिए, मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए, बट मान लो वो क्रॉस नहीं कर पाई तो क्या होगा? आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? अगर कोई एक एरिया मेरे को नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर लगा के करना था, वो नहीं लगा पाया तो क्या होगा? तो इसका मतलब ऑडिट के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पहले नॉर्मल प्लानिंग करेंगे, फिर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम आपको पहले ही बताएंगे कि बेटा अगर ऐसा हो तो आप ऐसा करना। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे एक डेटर है, मान लो उस डेटर का नाम है, यहां से पकड़ लेते हैं सार्थक। एक सार्थक है, उसको रिलायंस के देने हैं 20 करोड़ रुपए। रिलायंस के 20 करोड़ रुपए सार्थक को देने हैं। मैंने ऑडिटर साहब को कहा कि भैया आप इसको वेरीफाई करो। तो आपने कहा ठीक है सर, बहुत आराम से वेरीफाई कर लेंगे। कैसे? सेल्स के सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि सार्थक को 20 करोड़ की सेल हुई क्या। आपने सेल के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, लेकिन फिर भी है ना आपको ऐसा डर लग रहा है कि यार ये हो सकता है सेल के जो इन्वॉइसेस वगैरह ये बेकार जाली बना दियो। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो, सार्थक से बात कर लो। फिर आपने क्या किया, सार्थक की कंपनी में गए और आपने सार्थक से कहा भाई क्या तुमने रिलायंस के 20 करोड़ रुपए देने हैं? सार्थक कहता है जी हाँ देने हैं। तो वो कहेगा ठीक है एक काम कर, साइन करके दे। तो आपने सार्थक से साइन करवा लिया, तो ये आपको एक एश्योरेंस आ गया कि सार्थक 20 करोड़ रुपए देगा। लेकिन मान लो सार्थक कहता है अबे तुम कौन हो बे, मैं नहीं दे रहा साइन वाइन करके, वो मना कर देता है। तो इसका मतलब जो 4x4 रोड को क्रॉस करना था, इसको इस ऑडिट प्रोसीजर को उसने नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, इसका हम आपको एडवांस में बताएंगे। इसको आप एक और दूसरे केस से लिंक कर सकते हो। आपने वॉर सुना है, इंडियन आर्मी। अब आप मुझे सही बताइएगा,
क्या इंडियन आर्मी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहती है या उसे पहले पूरा तैयार किया जाता है कोई भी एक सिचुएशन आने के लिए? या आपको लगता है कि भैया इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती हो गई, नाउ ही इज रेडी टू गो एनीवेयर, और किसी भी सिचुएशन के लिए? बताओ, क्या वो तैयार रहते हैं या उनको तैयार किया जाता है? बताओ जल्दी से। सर उनको तैयार किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो बेटा समझ लो, ये प्लानिंग के अंदर ना हम सारी प्लानिंग करेंगे। और आज की क्लास से मैं आपको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रहा हूं कि बेटा ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। कब आपको ग्रेनेड का इस्तेमाल करना है, कब आपको AK-47 का इस्तेमाल करना है, कब आपको बिना बंदूक के काम चलाना है, वो सारी ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं। मतलब प्लानिंग के अंदर मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं। अब एक बात बताओ, सारी प्लानिंग हो गई, मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया, अब इसके बाद क्या होगा? जरा सोचकर बताएं, इसके बाद क्या होगा? प्लानिंग के बाद क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताओ। प्लानिंग के बाद? सर प्लानिंग के बाद तो अब युद्ध होगा सर, मतलब एग्जीक्यूशन होगा। जो भी आपने हमें सिखाया है, अब फाइनली मैं चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब जो आपने मेरे को बताया है ना कि ऐसा 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 ये सारे काम करने हैं, अब यहां पर आकर मैं करूंगा वो सारे काम। अब आप मुझे एक बात सोचकर बताइएगा, क्या एग्जीक्यूशन आप डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट प्लानिंग, विदाउट ट्रेनिंग के? क्या डायरेक्टली आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो? नेवर। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यार एक काम करो, ये प्लानिंग को है ना मैं बाद में कर लूंगा, मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कर लेता हूं। अरे भाई एग्जीक्यूशन में तो कुछ लिखा ही नहीं होगा। एग्जीक्यूशन में तो लिखा होगा प्लानिंग का फॉर्मूला 4 लगा दो, प्लानिंग का फॉर्मूला 7 लगा दो, प्लानिंग का फॉर्मूला 11 लगा दो। अब आप एक बात बताओ, आपने जब प्लानिंग ही नहीं की तो आप एग्जीक्यूशन समझ पाओगे? जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की तो क्या आप एग्जीक्यूशन समझ पाओगे? सर नहीं। लेकिन अगर आपने प्लानिंग ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर ली, और अगर आप एग्जीक्यूशन के अंदर मान लो आपकी ट्रेनिंग, आपने कोई एग्जीक्यूशन फेस नहीं किया बट अचानक कुछ आ गया, तो भी आप उसे फेस कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बेस को समझा हुआ है। एग्जीक्यूशन हो गया मतलब हमने रियल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लिया। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएं? एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा? सर हम फाइनली हमारी एक रिपोर्ट बना के देंगे कि भैया जो हमने चेक किया है उसके हिसाब से हमारा ओपिनियन क्या है, उसके बाद हमारा ओपिनियन क्या है। तो ये क्या थी बेटा? ये ऑडिट की स्टेजेस थी। क्या थी? सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, ये क्या थी बेटा ऑडिट की? सर ये ऑडिट की स्टेजेस थी। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 पे हम करेंगे एग्जीक्यूशन, नंबर 3 पे हम करेंगे रिपोर्टिंग। मतलब किसी भी क्लाइंट का अगर हम काम करेंगे तो हमें हमारे पूरे ऑडिट को 3 फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। ठीक है, अब आप देखिए अपना सिलेबस। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग के अंदर प्रिपरेशन कर लेते हैं हम, और रिपोर्टिंग फॉलो अप मैं बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सीए इंटर का सिलेबस है। अगर आप देख पा रहे हो 3 कैटेगरी में मैंने आपके सीए इंटर के सिलेबस को डाल दिया है। और ये जो डिस्कशन मैं यहां पे कर रहा हूं, ये ICAI स्टडी मटेरियल के हिसाब से मैंने चैप्टर नंबर लिखे हैं। हमारी बुक में 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो देखो बेटा, प्लानिंग के अंदर कितने चैप्टर हैं जरा ध्यान से देखना, और आप ही बताना मुझे कि सर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है। प्लानिंग के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1 नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या आता है? नेचर मतलब हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और हमें कितना क्या कवर करना है, दैट इज चैप्टर 1। मतलब बहुत ही बेसिक चैप्टर जो है वो चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 2 कहता है भैया जो भी काम करो कैसे करना, प्लानिंग करके करना। चैप्टर 2 क्या कहता है? जो भी काम करो प्लानिंग करके करना। मेरे साथ रिपीट करें, चैप्टर 2 क्या कहता है? जो भी काम करो प्लानिंग करके करना। चैप्टर 3 कहता है भैया जो भी करो, चाहे प्लान करके करो, चाहे एग्जीक्यूशन करो, चाहे रिपोर्टिंग करो, जो भी करो लिख लेना। जो भी करो लिख लेना, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आप एक बात बताओ, लिखना जरूरी है क्या? आप एक बात बताइएगा सभी स्टूडेंट, आपको लगता है कि सब कुछ लिखना जरूरी है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है? जल्दी से बताओ। ऑडिट कर रहा हूं भाई, ऑडिट कर रहा हूं किसी थर्ड कंपनी का, रिलायंस का। मैं कह रहा हूं कि मैंने ये सारी चीजें चेक कर ली हैं और मेरे हिसाब से इसके फाइनेंशियल ठीक है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। मान लो मैंने चेक किया बट मैंने कुछ भी कहीं पे लिखा ही नहीं कि मैंने कोई सी चीज कैसे चेक की, उसके लिए मैंने क्या डॉक्यूमेंटेशन लिया, कैसे मैंने आपको ये बोला कि ये चीज सही है। मैंने कुछ नहीं लिखा और मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। कल को कोई फ्रॉड पकड़ा गया, सोचना ध्यान से, कल को कोई फ्रॉड पकड़ा गया, कोर्ट के अंदर मेरी पेशी होती है, जज साहब कहते हैं हाँ जी
तुमने ऑडिट किया है? मैं कहता हूं हाँ जी, सीए कपिल गोयल ने ऑडिट किया है इस कंपनी का। वो कहेंगे दिखाओ कैसे किया है, वो कहेंगे दिखाओ कैसे किया है, कैसे आप ये बोल रहे हो कि इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? मैं कहूंगा जज साहब वो तो मैंने कर लिया, वो तो मैंने देख लिया था। वो कहेगा दिखाओ, प्रूफ तो करो। आप कहोगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे प्रूव करूं? तो वो कहेगा साले तूने कुछ नहीं लिखा तो मैं मान लेता हूं। तो जज क्या बोलेंगे? मैं मान लेता हूं कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तो मैं क्या मान लेता हूं? तुमने कुछ भी नहीं किया। सर ये कैसी बातें कर रहे हो, मैंने सिर्फ लिखा ही तो नहीं है, किया तो सब कुछ था। नहीं बेटा, अगर वर्क आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया तो माना जाएगा आपने काम ही नहीं किया। इसीलिए मैं सही बच्चों को बोलता हूं, हैशटैग करके एक चीज लिखेंगे आप सभी लोग, वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड इज नॉट डन। अगर आपने किसी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया तो माना जाएगा कि आपने वो काम ही नहीं किया। सर इसका मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो क्लाइंट पे मैं जाता हूं, मैं एक आर्टिकल असिस्टेंट हूं सर, मेरा नाम अनुष्का जायसवाल है और मैं क्लाइंट प्लेस पे जाती हूं, मैनेजर के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करती हूं। मैंने कहा बेटा कौन सा डिस्कशन? सर परचेज के ऊपर डिस्कशन किया था, बस सिंपल सा, मैनेजर के साथ। जिनका नाम क्या है मैंने पूछा, सर उनका नाम तो रमेश था। मैंने डिस्कशन कर लिया, तो क्या लिखना जरूरी है वो डिस्कशन? सभी बच्चे बताएंगे, क्या वो डिस्कशन लिखना जरूरी है? जो इंक्वायरी की थी, जो बातें हुई है, जो गुपचुप हुआ है परचेज के ऊपर, क्या वो लिखना जरूरी है? यस। अगर आपने कोई भी डिस्कशन किया है, अगर आप उसके बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन दे रहे हैं उस एरिया के ऊपर या कुछ भी आप उसको कर रहे हैं, तो आपको पूरा डिस्कशन नोट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। नोटी, मानसी कह रही है नोटी। तो ये चैप्टर 3 समझ आया। ये हमें बताएगा डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, कितने टाइम के लिए करना है, कब तक संभाल के रखना है, कौन से लैंग्वेज में करना है, सारी बातें हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। सर चैप्टर 3 समझ आ गया। चैप्टर 4 कहता है भैया सारी चीजों को समझ लेना। प्लानिंग की बात कर रहा है बेसिकली, जो प्लान है ना, प्लान से ही लिंक कर रहा है कि जब आप प्लानिंग करोगे या जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, क्या आप, अब मैं एक आपको है ना इसके लिए अपना थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो हम सब लोग देखते हैं। क्या जब इंडिया चाइना के साथ अगर वॉर करता है तो अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी को अलग रखेगा, और पाकिस्तान के साथ जब वॉर करता है तो अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग अलग रखेगा, या दोनों के लिए सेम रखेगा? आप ऐसा बोल सकते हो सर पाकिस्तान तो चूजा है, उस चूजे को तो हम मसल देंगे अगर वो कुछ भी करेगा तो। बट सर चाइना तो आज के दिन अगर चाइना कुछ करता है तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। एक हाई रिस्क है सर उसके अंदर। क्यों सर? उनके पास इक्विपमेंट अच्छे हो सकते हैं, साले कॉपी पेस्ट करने में माहिर हैं, कुछ भी बना के कहीं पे भी कुछ भी राड़ा कर देंगे, तो हमें तो थोड़ा पाँव फूक फूक कर रखना पड़ेगा, पता चले हम ही उड़ गए। तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए कि क्लाइंट वाइज, क्लाइंट, अगर मैं रिलायंस का ऑडिट कर रहा हूं तो आपके माइंड में आएगा सर ये नीताबेन जो है ना, ये नीताबेन सही नहीं है, ये नीताबेन को थोड़ा देख के चलना। फिर मैं बोलूं टाटा, अरे सर रतन टाटा सर, अरे रतन, अरे रतन 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 भाई है सर, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसका मतलब आप रिस्क को एसेस करके अपना काम करना, ये आपको समझाया जा रहा है पहले कि आप जब भी अपना ऑडिट करो रिस्क देखना कितना है। रिस्क ज्यादा हो तो ज्यादा ऑडिट करना, रिस्क कम हो तो कम ऑडिट करना। सही बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे, क्या रिपीट करेंगे? रिस्क ज्यादा हो तो ज्यादा ऑडिट करना, रिस्क कम हो तो कम ऑडिट करना। मोर रिस्क मोर ऑडिट, लेस रिस्क लेस ऑडिट। जल्दी से सही बच्चे, मोर रिस्क मोर ऑडिट, लेस रिस्क लेस ऑडिट। ठीक है जी। तो ये कहता है भैया रिस्क को एसेस करना कि कितना रिस्क है, उसके हिसाब से आप अपना ऑडिट करना। दैट इज चैप्टर नंबर 4। सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भैया रिस्क एसेस करके जाना। ये प्लानिंग चल रही है बेटा जी, ये प्लानिंग चल रही है। मोर रिस्क मोर ऑडिट, लेस रिस्क लेस ऑडिट, बिल्कुल सही। लो जी चैप्टर 5 आता है पिक्चर के अंदर। चैप्टर 5 कहता है कि तुमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तुमने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तुमको लगा कि लड़की देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, कितना प्यारा बोलती है, तुमने रिश्ता बना लिया। मतलब जब क्लाइंट आया था, हाय कपिल, हाउ आर यू, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ ऑयल एंड गैस एंड वी हैव दिस मच ऑफ यूनिट्स, डू यू वांट टू डू आवर ऑडिट? आप कहते हो जी बिल्कुल करेंगे, आप इतना प्यारा बोलते हो, विल चार्ज यू 10 लाख रुपीज, दैट इज ओके फॉर यू? क्लाइंट कहता है दैट इज ओके फॉर मी, चार्ज इट। आपको क्लाइंट बहुत अच्छा लगता है,
आप 10 लाख रुपए फीस पे एक्सेप्ट कर लेते हो। जब आप बाद में ऑडिट करने जाते हो आपको पता चलता है इसने ना, ये 10 लाख वाले ने, चार्ज और ये ने बहुत सारे फ्रॉड कर रखे हैं। तो अब आप क्या करोगे? तो आपको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है प्लानिंग पे ही कि अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है तो आपको क्या करना है, कैसे डील करना है, उस सिचुएशन से कैसे लड़ना है, तो वो सब सिखाया जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 आपको बोलता है कि भैया जी, आस्था, सार्थक, देवांश, अनामिका, मानसी, कृष्णा गोयल, विख्यात, विशाल, ये अब आपको बोल रहे हैं, सभी बच्चों को बोल रहा है हमारा चैप्टर कि सुनो, पहले जमाने में क्या होता था, बही खाते बनते थे, एक लाल रंग की किताब होती थी, उसमें सारी अकाउंटिंग होती थी, सब कुछ लिखा जाता था, तो ऑडिट करना आसान होता था। आजकल सब कुछ कंप्यूटर के अंदर होता है, सब कुछ ऑटोमेटेड होता है, आप बटन दबाओ सारा काम खत्म, आप एक एंट्री डालो सारी एंट्री अपने आप पोस्ट हो जाएंगी। अरे सर, इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो जब आप ऑडिट करोगे ना तो आपको EIS सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पे चैप्टर 7 में सिखाऊंगा। चैप्टर 6 में सिखाऊंगा, चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 कहता है सुनो सुनो सुनो, रिलायंस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, तुम 100% चेक नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें सैंपलिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी है वो मैं सिखाऊंगा, कैसे करनी है वो मैं सिखाऊंगा। तो बेटा आप सभी बच्चे देखो, प्लानिंग के अंदर कितने चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 7 हमारा मॉड्यूल 1। अगर मैं मेरी बात करूं तो हमारा मॉड्यूल नंबर 1, इसमें मैंने प्लानिंग में ही एक चैप्टर और डाल रखा है, जो कि यहां पे मैंने एग्जीक्यूशन में लिया है एनालिटिकल प्रोसीजर। ये अभी आप नहीं समझ पाओगे इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। जो एनालिटिकल प्रोसीजर होता है वो प्लानिंग पे भी काम आता है और वो एग्जीक्यूशन में भी काम आता है। तो चैप्टर 8 में नीचे यहां भी लिख सकता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, और यहां पे भी लिख सकता हूं, तो मैंने यहां से हटा रखा है। तो चैप्टर अगर मैं बोलूं प्लानिंग से रिलेटेड के बेटा कितने चैप्टर हैं सर? टोटल 8 चैप्टर हैं। और ये पूरा प्लानिंग हमारा कहां पे है सर? ये पूरा प्लानिंग जो है वो हमारा मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 1 जो है वो पूरा प्लानिंग है। आपके हाथ में जो किताब है ना उसको ओपन करके देखो, उसमें चैप्टर 1 to 8 है, 9th बकवास है, कुछ भी नहीं है, 2 पेज है, उसको छोड़ देना। तो ये पूरा प्लानिंग के ऊपर मैं आपको मॉड्यूल 1 करवाने वाला हूं। सर अब बात कर लेते हैं मॉड्यूल 2 की। मॉड्यूल 2 कहता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करो, आपने जो भी सीखा अब काम करो। चैप्टर 9 कहता है ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम, सर आइटम वो वाली आइटम नहीं भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आइटम। यार तुम कहाँ, तुम्हारा दिमाग है? कौन सी आइटम, कौन सी आइटम? मुझे लगा सर मेरी वाली आइटम। तुम्हारी वाली आइटम बोलोगे तुम अपनी वाली को? हमारी भाभी को आइटम बोलोगे तुम? बताऊं फोन करके? लड़की कह रही है सर मैं तो अपने वाले को आइटम ही बोलती हूँ। हाँ बेटा वो आइटम हो सकता है, मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। लो जी, तो मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसकी जो आइटम, कोई मुझे एग्जांपल बताओ कौन सी आइटम? जैसे सर मैं बताऊंगा, बता बेटा। सर फिक्स एसेट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक आइटम है। अच्छा, और सर डेटर एक आइटम है, क्रेडिटर एक आइटम है, लोन एक आइटम है सर, रिवेन्यू भी आइटम है। मतलब आप सिंपल बोल रहे हो कि जितने भी फिक्स एसेट के अंदर कैप्शन आ रहे हैं, जितने भी हेड आ रहे हैं, वो सारे आइटम हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। उसका हमें क्या करना है? ऑडिट करना है। मतलब अब मैं ये बोल रहा हूं कि फिक्स एसेट्स मेरे सामने खड़ी है, मुझे उसके साथ लड़ाई करनी है। अच्छा एक बात बताओ, सारे आइटम के साथ एक साथ लड़ाई करोगे, एक एक करके करोगे? सोचकर बताना, सारे आइटम के साथ एक साथ लड़ाई करोगे या एक एक के साथ करोगे? सर मारना है या प्यार करना है? मारना है सालो, प्यार क्यों करेंगे हम आइटम के साथ? बताओ। सर फिर तो एक एक के साथ करेंगे, एक एक के साथ, ठीक है, 1 to 1। पहले हम परचेज का ऑडिट करेंगे, फिर सेल्स का करेंगे, फिर डेटर का करेंगे, फिर क्रेडिटर का करेंगे, फिर लोन का करेंगे, रिवेन्यू का करेंगे, अदर एक्सपेंसेस का करेंगे। इसका मतलब आपको जब पूरा प्लानिंग सिखा दिया जाता है ना, उसके बाद आपको बताया जाता है कि इस एरिया का कैसे ऑडिट किया जाएगा। फिक्स एसेट्स के अंदर कैसे ऑडिट करोगे, रिवेन्यू के अंदर कैसे ऑडिट करोगे, ये इस एरिया का समझ आया? चैप्टर समझ आ गया, तो ये अपना एग्जीक्यूशन हो गया। जब सारे एरिया का ऑडिट कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दे देंगे जो कि चैप्टर 11 में आएगी। तो ये था आपका सिलेबस, ये था आपका सिलेबस। समझ आया हो तो मुझे
मार्क कमेंट करके बताओ सर सिलेबस हमें पूरा अच्छे से समझ आ गया, मॉड्यूल 1 में हम पूरा प्लानिंग पढ़ेंगे, एग्जीक्यूशन में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने मॉड्यूल 1 में ही रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मतलब कैप्शंस का ऑडिट या आइटम का ऑडिट, और एक ऑडिट रिपोर्ट भी छोटा सा चैप्टर, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है, सब चेक हो गया रिपोर्ट बना दो, वो भी एक चैप्टर वो हम पढ़ लेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सोच समझकर मुझे रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अभी हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो मैं आपको बेस दे रहा हूं बेटा, मेरी नदी कितनी गहरी है, मेरा समुद्र कितना गहरा है, इसमें हमारा मॉड्यूल 1 क्या कहता है, मॉड्यूल 2 क्या कहता है, आपको मैं पूरा रास्ता विजुलाइज करवा रहा हूं। हाँ जी, चैप्टर 10 अभी आ रहा है मेरे बाबू, अभी तो बहुत कुछ आ रहा है, अभी तो मैंने आपको लॉलीपॉप देना स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे देखते जाओ। अब आप मुझे बताइए, जो मैंने एग्जीक्यूशन की जो बात की है उसमें मैंने आपको बोला कि फिक्स एसेट्स को कैसे टेस्ट करेंगे ये सीखेंगे, रिवेन्यू कैसे चेक करेंगे ये सीखेंगे। अब आप सोचकर बताइएगा मुझे, सोचकर थोड़ा सा, क्या मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट करता हूं जो कि एक ऑयल एंड गैस सेक्टर है मान लो, क्या उसका ऑडिट, और आज मैं रिलायंस की मान लो, रिलायंस तो आज मल्टीपल सेक्टर के अंदर है, रिलायंस आज मेरा टेलीकम्युनिकेशन में भी है, जियो का ऑडिट और मेरा रिलायंस का ऑयल एंड गैस का ऑडिट, चलो रिलायंस में से एक कंपनी और निकाल लेते हैं, रिलायंस का बेटा स्कूल भी है, तो रिलायंस का एजुकेशन का ऑडिट, रिलायंस का बेटा हॉस्पिटल भी है, रिलायंस के हॉस्पिटल का ऑडिट, रिलायंस का बेटा ग्रोसरी स्टोर्स भी है, अगर आपने देखे हो रिलायंस का किसी नाम से चलता है, रिलायंस फ्रेश आई थिंक, तो रिलायंस के फ्रेश स्टोर भी हैं। अब आप मुझे बताइएगा, क्या इन सर रिलायंस के पास साला सब कुछ पूरा देश ही उसी का यार, वही तो चला रहा है हम सबको, ये बताओ क्या ये रिलायंस की अलग अलग नेचर की कंपनियां, एक ऑयल एंड गैस, एक टेलीकम्युनिकेशन, एक फार्मास्यूटिकल्स, एक हेल्थ केयर, एक एजुकेशन, क्या इनका सभी का ऑडिट क्या सभी का ऑडिट करने का तरीका सेम हो सकता है? जल्दी बताइएगा, क्या सभी के अंदर कुछ डिफरेंसेस होंगे, या जियो मार्ट करेक्ट, क्या सभी का कुछ चेंजेस होंगे, सब सेम रहेगा? मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं चैप्टर 9 के अंदर कि भैया फिक्स एसेट्स के अंदर आपको ये 10 चीजें चेक करनी है, तो आप मुझे बताओ क्या ये सीखकर आप ऑयल एंड गैस का ऑडिट कर दोगे, ये सीखकर आप हॉस्पिटल का ऑडिट कर दोगे? नहीं सर, हमें स्पेसिफिक इंडस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए। हाँ जी बताओ, यस और नो, क्या आपको डू यू नीड स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉलेज? जल्दी से बताइए, डू यू नीड स्पेसिफिक इंडस्ट्री नॉलेज, यस और नो? सर बिल्कुल चाहिए। तो बेटा चैप्टर 9 के अंदर जो आपको बताया गया है ना, वो बेसिक बताया गया है। चैप्टर 9 के अंदर आपको बेसिक मोटा मोटा, अपन क्या बोलते हैं, मोटा मोटा बता दिया भाई, फिक्स एसेट्स आए तो उसके अंदर ये सारी चीजें देखनी है, रिवेन्यू आए तो ये सारी चीजें देखनी है, डेटर आए तो ये सारे काम करने हैं, मोटा मोटा बता दिया। अब फिर अपनी रिपोर्ट बना दी, अब हम सीखेंगे स्पेसिफिक, मतलब प्लानिंग हो गई, एग्जीक्यूशन का मोटा मोटा हो गया, रिपोर्टिंग हो गई। अब एक आते हैं अदर चैप्टर्स जो बात करेंगे स्पेसिफिक चीजों की, फुल ऑडिट। वो कहता है भैया प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग तीनों एक में डालो। अब तुमको हमने अलग अलग सिखा दिया ना, हमने तुमको अलग अलग प्लानिंग सिखा दी, हमने तुमको एग्जीक्यूशन सिखा दिया, रिपोर्ट, अब तीनों का इकट्ठा करके एक कंपनी का तुम ऑडिट करके दिखाओ, लिटिल। हाँ एक विशाल कह रहा है लिटिल बना लो। सर पी लेता हूं, चल तू बोल रहा है तो, वोड का मिक्स है इसमें ऑलरेडी, पानी पीते रहे सही बच्चे, वोड का सिर्फ मैं। लो जी, अब आपका फुल ऑडिट आ गया, तो फुल ऑडिट के अंदर एक चैप्टर नंबर 10, उसकी बाद में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 13 आता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, जैसे कि स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट कंपनी। आप जब इनका ऑडिट करोगे तो किन चीजों को ध्यान रखोगे? तो स्पेसिफिक बात कर रहा है चैप्टर 13 के अंदर। मैं तो कहता हूं चैप्टर नंबर 12 आईसीआई को कहता हूं चैप्टर 12 प्लस चैप्टर 13 को मर्ज करके एक ही चैप्टर बना दो 12। लेकिन सर फिर आईसीआई ने 2 क्यों बनाए? कोई तो दिमाग लगाया होगा हमारे आईसीआई बाबू ने। हाँ जी बेटा लगाए हैं, बट वो बाबू नहीं है, बाप है हमारा, साला फेल कर देता है किसी को भी, ठीक है। सॉरी, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, क्योंकि साला नहीं बोल सकता मैं आईसीआई को, आई एम टेकिंग माई वर्ड बैक, बट बाप है भैया, ठीक है। भावुक मत हो जाना कि सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया हमारे आईसीआई को। आईसीआई हमारा भी है, लेकिन ये फन चल रहा है। आपको देखो मेरा सब्जेक्ट ऐसा है कि आप लोगों के साथ मजाक करना मेरे को पड़ता है। चैप्टर 12 प्लस चैप्टर 13 दोनों सेम है, ठीक है जी। चैप्टर 12 चैप्टर 13 क्या कहता है? चैप्टर 12 कहता है स्कूल, क्लब, हॉस्पिटल, सिनेमा हॉल, कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट। चैप्टर 12 कहता है ऑडिट ऑफ बैंक। बैंक को अलग ही एक चैप्टर बना दिया।
अब एक बात बताओ, जब मैं आपको बैंक सिखाऊंगा तो क्या बैंक के अंदर मैं आपको दोबारा से प्लानिंग की बात करूंगा, एग्जीक्यूशन की बात करूंगा, रिपोर्टिंग की बात करूंगा? यस और नो? क्या जब मैं आपको बैंक का ऑडिट सिखाऊंगा बैंक की प्लानिंग, बैंक का एग्जीक्यूशन, बैंक की रिपोर्टिंग सिखाऊंगा? यस और नो? आंसर इज यस। तो मतलब ऊपर हम ओवरऑल पढ़कर आएंगे कि प्लानिंग, चाहे किसी की भी कंपनी की प्लानिंग क्यों ना हो, हमें ये सारा इस तरह से काम करना है। एग्जीक्यूशन चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, हमें ये सारे पॉइंट फॉलो करने हैं। रिपोर्टिंग चाहे किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, हमें इन चीजों को फॉलो करना है। फिर आता है स्पेसिफिक, स्कूल का ऑडिट करोगे तो किन चीजों का ध्यान रखना है, हॉस्पिटल का ऑडिट करोगे किन चीजों का। तो ये सारे छोटे छोटे हैं, ये सारे चुल्लू चुल्लू चुन्नू चुन्नू से हैं, इसलिए इन सबको एक चैप्टर में डाल के पेल दिया। एक चैप्टर जो बड़ा है बैंक, और सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप चाहे छोटी कंपनी, छोटी फर्म से ऑडिट करें चाहे बड़ी से, आप बैंक ऑडिट जरूर करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो एक अलग से बना दिया चैप्टर नंबर 12। एक फिर आपको गिफ्ट दिया जाता है, आईसीए कहता है लो जी लो, गिफ्ट ले लो, जिसका ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका ऑडिट से कोई भी लेना देना नहीं है। वो क्या है बेटा? कंपनी ऑडिट। आपने लॉ में भी पढ़ा होगा, एक चैप्टर आता है कंपनी ऑडिट, मतलब जिन कंपनीज का हम लोग ऑडिट करते हैं उसके अंदर ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा, उसका रिमूवल कैसे होगा, वो कब कब छोड़कर जा सकता है, ये सारी बेसिक लॉ की बातें कंपनी के ऑडिट से रिलेटेड उसमें की जाती है। तो इसका मतलब इसमें कोई ऑडिट नहीं है, ये लॉ है कि कंपनी के अंदर ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, किसके पास वो पावर है, किसके पास वो जादू है, कितने साल के लिए अपॉइंट करेगा, किस किस को अपॉइंट कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। ये आपके एक लॉ के अंदर एक चैप्टर आता था, और न्यू कोर्स के अंदर जहां तक है ये चैप्टर रिमूव भी हो जाएगा ऑडिट से। न्यू कोर्स के अंदर ये चैप्टर रिमूव होने के पूरे चांसेस हैं कंपनी ऑडिट। क्यों? क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है ऑडिट के अंदर, आप लॉ के अंदर इसे ऑलरेडी पढ़कर आ जाते हो। तो सेम चैप्टर रिपीट है, बेसिकली गिफ्ट है आपके लिए 5 से 10 नंबर का। सिलेबस समझ आ गया हो तो मुझे बताइएगा कमेंट कर सर सिलेबस पूरा माइंड के अंदर फिट हो गया है। यहाँ पे पूरा माइंड में अगर आपके सिलेबस फिट हो गया है तो आप मुझे बता दीजिएगा। 8 चैप्टर पढ़ने हैं प्लानिंग के, 1 चैप्टर पढ़ना है एग्जीक्यूशन, 1 चैप्टर पढ़ना है रिपोर्टिंग, फिर 2 चैप्टर पढ़ने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, और फिर एक गिफ्ट जो कि कंपनी ऑडिट। कारो डेंजरस है इसमें। कारो इज वेरी सिंपल, कारो इज लाइक लॉलीपॉप, जस्ट ओपन इट एंड आगे नहीं बोल रहा। कारो इज वेरी सिंपल यार, इट्स लवली, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स सिंपल। लो जी, सिलेबस समझ आ गया हो तो आगे चलते हैं। कारो बेटा एक चॉकलेट का नाम है, जैसे कैडबरी, जैसे नेस्ले की कैडबरी आती है ना, बहुत सारी चॉकलेट आती है, ऐसे कारो भी एक चॉकलेट है बेटा, उसको हम बाद में खाएंगे, मीठे में खाएंगे बेटा। कोई नहीं संभाल लेंगे जी। सार्थक जी कह रहे हैं कोई नहीं संभाल लेंगे, सार्थक जी कह रहे हैं कोई नहीं संभाल लेते हैं। नाउ आर ऑडिट विल स्टार्ट। अब हमारी, कल भी मैंने 1 घंटे तक आपको बेस दिया था, आज भी 1 घंटा मेरे को बेस देने में लगा। कल भी 1 घंटे के बाद क्लास स्टार्ट हुई थी, आज भी हमारी 1 घंटे के बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। दैट इज फ्लो ऑफ ऑडिट, दैट इज फ्लो ऑफ ऑडिट। बहुत ही टेक्निकल टॉपिक होता है, तकरीबन 2 घंटे का टॉपिक है ये फ्लो ऑफ ऑडिट, लेकिन कोशिश करेंगे 1 घंटे में इसको हम खत्म करें और उसके बाद आगे बढ़ें। आर यू रेडी फॉर द फ्लो ऑफ ऑडिट? सभी बच्चे बताइएगा, क्या आप सभी लोग तैयार हैं फ्लो के लिए? ये हमारा फ्लो ऑफ ऑडिट, हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है। सर आप हो साथ में तो क्या डर है? बिल्कुल सही आपने बात लिखी है। लो जी लो, आर यू रेडी बेटा? सभी बच्चे तैयार हैं फ्लो ऑफ ऑडिट के लिए? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी सर हम तैयार हैं फ्लो ऑफ ऑडिट के लिए। ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है जो कभी काम आएगी, हम आपको बताएंगे। लो जी लो, स्टार्ट करते हैं फ्लो ऑफ ऑडिट। यस सर वी आर रेडी। ऋतिक बोल रहे हैं, अनामिका, पुनीत कुमार, यस सर, मुस्कान बंसल। लो जी लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं लिखेगा। और अब मोस्ट टेक्निकल क्लास, मैं ये बोल सकता हूँ, मेरी ये क्लास जो आज की क्लास है ना, ये अगर ये आपको समझ आ गई तो आपको पूरा ऑडिट आ गया। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये क्लास आपको समझ आ गई आज वाली, तो मतलब आपको पूरा ऑडिट समझ आ गया, उसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लास अगर आज आपको समझ आ गई, आपको पूरा ऑडिट समझ आ गया, उसके बाहर कुछ भी नहीं है।
बट ये पेन काम क्यों नहीं कर रहा? रजिस्टर कैसे बनाना है सारा कुछ बताऊंगा मैं, उस चीज को भी छोड़ दो, जब जो काम करना होगा ना तब करेंगे, डोंट वरी। लेकिन ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? ऐसा मत करो यार। लो जी, यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ देख लेते हैं कल की क्लास जहाँ हमने की थी। सर नोट्स बनाने हैं क्या? अभी कुछ नहीं बनाना बाबू, कुछ नहीं बनाना, मैंने सब बना रखा है, मैंने सब बना रखा है। देखो ये क्लास जो है इसमें समझने का मैटर है, समझने का गेम है मेरी क्लास में, आपको कुछ नहीं बनाना यार। लेकिन ये लैपटॉप काम नहीं कर रहा। अगर कोई ऑफिस में है तो प्लीज़ मुझे दूसरा लैपटॉप दे दो जल्दी से। अगर कोई मेरी बात सुन पा रहा है, ऑफिस में कोई बैठा हुआ है इस टाइम तक, तो प्लीज़ गिव मी दी अनदर। चल गया? नहीं, मैं एक काम करता हूँ, बंद करके ओपन करता हूँ। सब चले गए बेटा, रात को सब निकल गए, अकेला छोड़ के हमको। सर आपको अकेला छोड़ दिया यार? अग्रिमा मैम फिर से बीमार हो गई। सुबह मैंने कहा था तुम ठीक हो गई हो, वो फिर से बीमार हो गई, और अब मेरे को कह रही थी दोबारा से दवाई दो। मैंने सुबह चंपी करवा के गलती कर लिया, पूरे दिन मेरे को सुनना पड़ेगा। लो जी लो, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मोला रे, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मोला रे। लो जी लो, फ्लो ऑफ ऑडिट चल नहीं रहा, फिर भी कोशिश करते हैं क्योंकि पेन चलना बहुत ज़रूरी है आज की क्लास में। लो जी लो, अब मैं आपको प्लानिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सिंपल कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उनका रिप्लाई करना है, ठीक है? हमें बेटा किस चीज़ का ऑडिट करना है, सही बच्चे बताएंगे? सर हमको ऑडिट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। किसका ऑडिट करना है? सही बच्चे मेरे साथ साथ मेरे को बताएंगे, किसका ऑडिट करोगे बेटा? सर हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट हम करेंगे, लेकिन क्या 100% का एक साथ करोगे या आइटम के हिसाब से करोगे? जो अभी अभी आया था, सर आइटम का करेंगे, किसी एक आइटम का सबसे पहले ऑडिट करेंगे। वो आइटम बताओ क्या रहेगी? वो आइटम बताओ सबसे पहले किसका ऑडिट करना है। देखो मैं आपको अगर एक आइटम का प्रोसेस बता देता हूं, एक आइटम का अगर मैं प्रोसेस बता देता हूं, भाई इस आइटम का ऑडिट करने के लिए हमको ये प्रोसेस फॉलो करना है, तो इसका मतलब आप किसी भी आइटम का ऑडिट करें वो प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है? ठीक है, निमिष बोल रही है परचेज, सेल्स, सैम्पलिंग, डेटर। परचेज ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैं जनरली हर लेक्चर के अंदर परचेज का एग्जांपल लेता हूं, ताकि कोई भी मेरा कोई भी लेक्चर देखे ना वो चीज़ों को लिंक कर पाए, तो मैं परचेज का एग्जांपल लेता हूं। यार ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं परचेज का, ठीक है? परचेज आपके फाइनेंशियल में आ रही है, हाँ जी, नंबर और लिख रहा हूं मैं। मान लो परचेज रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल का हम ऑडिट कर रहे हैं, बताओ कितने का परचेज आ रहा होगा उसमें? सर उसमें परचेज आ रहा होगा तकरीबन मान लो 70,000 करोड़ रुपए का, 70,000 करोड़ का उसमें। अब बहुत देखो, ये सबसे टेक्निकल क्लास है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा प्लीज। परचेज हम कर रहे हैं, परचेज का ऑडिट करने वाले हैं। रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 70,000 करोड़ का नंबर आ रहा है परचेज का। अच्छा एक बात बताओ, 70,000 करोड़ के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती है आपके हिसाब से? ट्रांजेक्शन्स मतलब एंट्रीज कितनी होंगी बताओ? सर 70,000 करोड़ में कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती है? बड़ी बड़ी एंट्रीज भी होंगी, छोटी छोटी भी होंगी। तो मान लो सर तकरीबन मोटा छोटा नंबर भी लें तो मान लो सर 5,000 ट्रांजेक्शन है, 5,000 ट्रांजेक्शन्स हैं, 5,000 ट्रांजेक्शन्स। मैं कम ले रहा हूँ, आप 50 भी बोल सकते हो कि सर 50,000 ट्रांजेक्शन्स हैं। मैं बहुत कम ले रहा हूँ, बड़ी बड़ी अमाउंट की है, मान लो, या 5 लाख ले लो, चलो एक बच्चा कह रहा है 5 लाख ले लो। लो जी 5 लाख ट्रांजेक्शन है, 5 लाख ले लेते हैं।
कितनी ट्रांजेक्शन है? 5 लाख ट्रांजेक्शन है। परचेज का ऑडिट करना है, 5 लाख ट्रांजेक्शन उसके अंदर है। आप मुझे ये बताओ, सभी स्टूडेंट सोचकर बताना, हमें इसका ऑडिट करना है। मैं एक कैप्शन उठा लिया, क्या सर हम 5 लाख ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं? क्या हम 100% टेस्टिंग कर सकते हैं? 100% टेस्ट कर सकते हैं? सोचकर बताना। सर सिंपल सी बात है, नहीं कर सकते। कंपनी ने जो पूरा साल जो काम किया है उसको मैं 1 महीने के अंदर पूरा चेक नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताओ क्या करें? आप मुझे ये बताइए क्या करें? अब आप बच्चे सोच रहे होंगे, देखिए फेस टू फेस क्लास नहीं है इसलिए मेरे को पता है आपके मन में क्या आएगा, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। आपके मन में आ रहा होगा सर एक काम कर लेते हैं, आप लिखो कमेंट में क्या मन में आ रहा है। सर एक काम कर लेते हैं ना, 5 लाख ट्रांजेक्शन में से हम कुछ ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब सैंपल निकाल लेते हैं, सैम्पलिंग कर लेते हैं। ये आपके दिमाग में आ रहा है? फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा सैम्पलिंग कैसे करोगे? आप बोलोगे सर सैम्पलिंग मतलब हमें ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करनी है। आप मुझे बोलोगे सर एक काम करते हैं, रेंडमली कुछ हम ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 आजा, ठीक है। या आप बोलोगे कि सर हम बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब बिग अमाउंट। या फिर आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, नेचर देख लेते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन का कैसा है, तो हर नेचर की थोड़ी थोड़ी ट्रांजेक्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सर हाई वैल्यू या बिग अमाउंट एक ही बात है। कुछ स्टूडेंट मुझे बोलेंगे कि सर एक काम करते हैं, हम है ना लोकेशन वाइज ट्राई करते हैं कि इंडिया में अगर 4 रीजन है तो किस रीजन में कितनी सेल हो रही है या किस रीजन से कितना परचेज हो रहा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा उठा लो। फिर आप कहोगे नहीं सर, अब देखो परचेज का ऑडिट कर रहे हैं तो एक काम करते हैं वेंडर वाइज उठाते हैं कि अगर टोटल 1000 वेंडर से खरीदी है तो भाई जो बड़े बड़े वेंडर है ना उनकी थोड़ी सी ट्रांजेक्शन उठा लो, हम वेंडर वाइज उठाएंगे, ठीक है। डीलर वाइज, एक बच्चा इसको डीलर बोल रहा है, ठीक है, डीलर वाइज उठाएंगे। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसमें 5 लाख में से कोई ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करने का। अब आप जरा सोचकर बताइएगा, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करके बताइएगा। आपने कहा कि ठीक है मैं डीलर वाइज उठाऊंगा, लोकेशन वाइज उठाऊंगा, नेचर वाइज उठाऊंगा, पार्टी वाइज उठाऊंगा, अमाउंट वाइज उठाऊंगा, रैंडमली उठाऊंगा। आपने वो ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर लिया। 5 लाख में से कितने सेलेक्ट कर लोगे? 500, 1000, इससे ज़्यादा तो टेस्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ परचेज का ऑडिट कर रहा हूँ, ऐसे 50 कैप्शन हो रहे फाइनेंशियल में, मुझे हर किसी का ऑडिट करना है और अपनी एक रिपोर्ट भी बनानी है महीने 1.5 महीने में। इसका मतलब जो ये तरीके से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप जरा सोच, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ रहना, क्योंकि देखो सामने नहीं हो मेरे बेटा, तो हम दोनों को आपस में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अभी वो बच्चे जा सकते हैं जो बिल्कुल फन के मोड में आए थे, क्योंकि फन खत्म हो गया। अब आपको और मेरे को हाथ पकड़ना होगा। लो पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ के रखना और छोड़ना नहीं, पकड़ के रखो छोड़ना नहीं, क्योंकि अब सीरियस टॉक चालू है। हाथ पकड़ लिया हो तो बता देना, और अब सीरियस टॉक चालू है, बिल्कुल अटेंशन के साथ सुनना है। आप मुझे एक बात बताओ, आपको लगता है कि इनमें से कोई भी तरीका कोर्ट के अंदर हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई देखो ये तरीका हमने इस तरीके से हमने काम किया है और ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है? कोर्ट कहेगा अच्छा आपने कहा रेंडमली हमने सैंपल सेलेक्ट कर लिए, तो वो रेंडम किस बेस पे किया? आपने कहा हाई वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, आपकी हाई वैल्यू मेरी हाई वैल्यू अलग अलग हो सकती है। बेटा एक बात बताओ, आज मैं सीए कपिल गोयल 50,000 रुपये मान लो आपके ऊपर खर्च कर सकता हूँ। आप मेरे घर पे आए, अरे सर मैं भारती सिंगला हूँ सर, आपके लाइव लेक्चर देखती थी, अरे मैंने कहा चलो भारती अपन बाहर खाना खाने चलते हैं, और मान लो मैंने 50,000 रुपये खर्च कर दिए। मेरे लिए वो अमाउंट बड़ा नहीं था, बट अगर मैं सेम अमाउंट बोलूँ भारती बेटा चलो पे कर दो आप 50,000 रुपये, खाना मैंने खा लिया है, तो आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं 3 रुपये की कटिंग चाय से काम चला रही हूँ, 2 रुपये की मट्ठी लेके मैं काम चला रही हूँ, आप 50,000 पे करने की बात कर रहे हो। मैं नहीं पे करूँगी सर, मैंने तो आके गलती कर दी। इसका मतलब बड़ी अमाउंट आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, उसका भी कोई बेस नहीं है। आप बोलो नेचर, अरे यार लाखों नेचर की ट्रांजेक्शन है, कैसे सेलेक्ट करेंगे? आप बोलोगे लोकेशन, लाखों लोकेशन है, कैसे सेलेक्ट करेंगे? आप बोलोगे वेंडर, लाखों वेंडर है, कैसे किसकी कितने सेलेक्ट करोगे? मतलब दीज कैन बी योर बेस, बट हम इसके बेस पे इतने बड़े डेटा में से एक कॉन्क्रीट डेटा नहीं निकाल सकते। आप एक बात देखना, आप एक बात सोचना, अगर मैं 5 लाख ट्रांजेक्शन में से सैंपल निकालता हूं, सैंपल मान लो आपने 500 ट्रांजेक्शन निकाली, इन 500 ट्रांजेक्शन को मैं चेक करूंगा, और चेक करने के बाद आप सोच समझकर मुझे रिप्लाई देना बेटा, सोच समझकर। 500 सैंपल को जब आपने चेक कर लिया, जब आप परचेज के ऊपर अपना ओपिनियन दोगे, समझ लो हर एरिया पे हम इंडिविजुअल ओपिनियन देते हैं, जब हम परचेज के ऊपर अपना ओपिनियन देंगे तो वो 500 सैंपल पे ओपिनियन होगा या पूरे 5 लाख मतलब 70,000 करोड़ के ऊपर अपना ओपिनियन होगा? बताओ, फुल अकाउंट पे ओपिनियन होगा
या 500 सैंपल पे ओपिनियन होगा? पहले ये बताओ, फिर मैं इसको आगे तभी लेके जाऊंगा। 500 सैंपल पे ओपिनियन होगा, बताओ। 500 मैंने चेक किए हैं, चेक करने के बाद मैं 500 पे ओपिनियन दूंगा या फुल अकाउंट पे दूंगा? सर फुल अकाउंट पे देंगे सर, फुल अकाउंट पे ओपिनियन देंगे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सर जो सैंपल निकलने चाहिए ना, वो ऐसे सैंपल होने चाहिए जिसके बेस पे मैं ये बोल सकूं कि पूरा अकाउंट बिल्कुल ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जिसके बेस पे मैं बोल सकूं कि पूरा परचेज बिल्कुल ठीक है। अब आपको लेके चलता हूं मैं थोड़ा सा और आगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, जब अमन के साथ मैं एग्जांपल ले रहा था 5 लाख वाली ट्रांजैक्शन का, जो 15 लाख वाला एग्जांपल लिया था। आप मुझे सोचकर बताना ध्यान से, आपको क्या लगता है, सोचकर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर बताइएगा, आपको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या एक ऑडिटर को जनरल एंट्री में गलतियां मिलती होंगी? आंसर बताइए, यस और नो, जल्दी बताइएगा। क्या आपको क्या लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो जनरल एंट्री पास की गई है, क्या उसमें गलती मिलती होगी? नहीं सर। अकाउंटेंट ने बिल देखा, बिल के बेस पे वो एंट्री पास करता है, उसमें गलती मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, जो एंट्रियां हुई हैं जिनसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बने होंगे? इसके चांस हैं? आंसर सोच के बताइएगा। सर एंट्री सही पास की अकाउंटेंट ने तो फाइनेंशियल भी सही बने होंगे सर, तो इसका मतलब फाइनेंशियल में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बैलेंस शीट भी सही बनेगी। क्योंकि अगर कोई एंट्री उसने गलत पास की होगी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, या मान लो कोई दूसरी तरीके की भी होगी तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो मतलब अकाउंटेंट ने एंट्री भी सही पास की है और एंट्री के बेस पे फाइनेंशियल भी सही बना है, तो ऑडिटर फिर पकड़ेगा क्या? अगर मैं ये 500 सैंपल निकाल भी लिए मैंने और 500 सैंपल का मैंने इनवॉइस देख लिया, इनवॉइस भी सही है, पीओ भी सही है, परचेज ऑर्डर भी सही है, पेमेंट भी सही है, तो फिर ऑडिट, और वो तो सब सही मिलना ही है यार। अप्लाई योर माइंड, यहां पे आपका जजमेंट लगेगा। नाउ वी आर ट्राइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाउ वी आर ट्राइंग टू बी लिटिल बिट एनालिटिकल एंड लिटिल बिट वी हैव टू डू एनालिसिस। अब आपको मेरे साथ थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा सा अपना देसी मजाक और अपने एक बचपन को और अपने अंदर जो एक वो हंसी मजाक वाला, जो अनुष्का, जानवी, तान्या, हनी और जितने बच्चे रिकॉर्डिंग में हैं, जो आपके अंदर एक बच्चा है, उसे शांत कीजिए और एक मैच्योर आदमी को उठाइए। पूछिए, क्या आपको कभी क्लैरिकल मिस्टेक मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यार एंट्री सही पास हुई है, एंट्री से फाइनेंशियल सही बना है, तो भाई हम क्या करने आए हैं? बच्चे ने सही बोला। सर गोची, मैनेजमेंट ने हो सकता है गलत एंट्रियां डलवा रखी हो। गलत मतलब सर परचेज हुई ना हो, परचेज की एंट्री डलवा रखी हो। मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सोचना, मेरे को अपना रिवेन्यू इन्फ्लेट करके दिखाना है, कल को फंडिंग लेनी है, कुछ भी लेनी है, तो मैंने क्या किया, जबरदस्ती फ्री की सेल दिखा दी, मतलब सेल हुई नहीं। मेरा एक रिलेटेड पार्टी है अमन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने अमन को बोला यार अमन मेरे को सेल बढ़ानी है भाई, एक 10 करोड़ का बिल तेरे नाम से काट दूं? अमन कहेगा भाई काट दे, लेकिन मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई मैं तेरे से पैसे मांग भी कहाँ रहा हूँ यार, मैं सिर्फ 10 करोड़ का बिल काटूंगा, मैं लिखूंगा भैया अमन अकाउंट डेबिट टू सेल 10 करोड़ रुपए, तू बस तेरे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहेगा ठीक है काट ले, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, वो 10 करोड़ का सेल का इनवॉइस काटता है कंसल्टेंसी का, जिसके अंदर कोई माल साला आना भी नहीं जाना भी नहीं। वो कहता है, रिलायंस इंडस्ट्री कहती है भाई हमने अमन को कंसल्टेंसी दी है 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ से रिवेन्यू बढ़ा दिया और साला 10 करोड़ से डेटर बढ़ा दिया। अब आप बताओ बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो गई या नहीं हुई? बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो गई या नहीं हुई बेटा? हो गई सर, बैलेंस शीट तो इन्फ्लेट हो गई। क्या पैसा आया? सर नहीं आया, डेटर खड़ा हो गया। क्या अमन का पैसा गया? सर नहीं गया, उसने तो देना ही नहीं, लेकिन बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो गई, उधर रिवेन्यू भी इन्फ्लेट हो गया, इधर डेटर भी इन्फ्लेट हो गया। एक एग्जांपल। दूसरा समझो, दूसरा एग्जांपल समझो बेटा, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस थे, मैंने आपको कल भी बताया था। अग्रिमा मैडम को कौन सा बैग चाहिए था? अग्रिमा मैडम कहती गुच्ची का बैग दिलवाओ, पराडा दिलवाओ। इधर हम पाडा हो गए हैं, तुमको पराडा दिलवाएं। मैंने कहा ठीक है दिलवाते हैं तुमको पराडा। आपके बॉयफ्रेंड ने कभी किसी की गर्लफ्रेंड ने डिमांड किया है, या कभी किसी गर्लफ्रेंड से किसी बॉयफ्रेंड ने डिमांड किया है कोई गिफ्ट? जरा मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है? अरे छोड़ो यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ो, मेरी बेटी मुझसे डिमांड करती है। मैंने कहा हाँ भैया आशी बताओ। पापा आईपैड चाहिए मुझे। मैंने कहा अच्छा, चवन्नी हुई नहीं है अभी और आईपैड चाहिए, मतलब 20 पैसा है अभी, 25 पैसा होने में टाइम है, लेकिन आईपैड तो चाहिए भाई। बेटी है, जिद्दी है, दिलवाना पड़ेगा।
आपने कहा भाई अपना बजट तो है नहीं, लेकिन अपनी कंपनी का बजट है। मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, मेरे पास पावर है 1 लाख रुपए तक का कोई भी बिल मैं साइन कर सकता हूँ। अब आप मेरी चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और इस फ्लो में हम आगे जा पाएंगे। मैंने क्या किया, कंपनी में एक रिक्वेस्ट डाली कि भैया एक आईपैड चाहिए 1 लाख रुपए वाला, मेरे को अपने काम करने होते हैं ऑफिस के। कंपनी ने क्या किया, 1 लाख रुपए का आईपैड मुझे दे दिया, मैंने लाके अपनी बेटी को दे दिया, ले भाई आशवी तेरा 1 लाख रुपए का आईपैड पकड़। अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसके पास 1 लाख रुपए के आईपैड का बिल है, जीएसटी पेड है, उसके साथ जो अप्रूवल होनी चाहिए थी वो अप्रूवल्स लगी हुई है। अब आप मुझे बताओ, अकाउंटेंट सही एंट्री पास करेगा, फाइनेंशियल में सही जाएगा, क्या वो एंट्री बुक होनी चाहिए थी, येस और नो? जल्दी बताइएगा, क्या वो एंट्री बुक होनी चाहिए थी? आंसर दीजिए येस और नो। नो, नहीं होनी चाहिए थी। क्या ऑडिटर उसे पकड़ सकता है? अगर मैं सिर्फ ऑडिट करूं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अगर मैं सिर्फ ऑडिट करूं किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर मैं ऑडिट करूं, तो क्या मैं उसे पकड़ सकता हूं? आंसर इज नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका मान लो लेजर बना जनरल एंट्री से, और जनरल एंट्री हुई डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, डॉक्यूमेंट्स के बेस पे। क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे सर? सर एक तो इनवॉइस रहा होगा, जिसके बेस पे खरीदा तो पता चला कि हाँ भाई कंपनी ने खरीदा है, उसके साथ उस रिक्वेस्ट का अप्रूवल रहा होगा, ठीक है सर, पेमेंट रही होगी। इन सारी चीज़ों के बेस पे अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अकाउंटेंट ने जनरल एंट्री पास की, लेजर में आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। अगर मैं ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करूं तो क्या मैं एक करेक्ट ओपिनियन दे पाऊंगा? सोचकर बताना है आप सभी लोगों ने, करेक्ट ओपिनियन दे पाऊंगा? आंसर इज नो। जबकि सब कुछ सही है, एंट्री बिल्कुल ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि हम सही ओपिनियन नहीं दे पाएंगे, और सब कुछ सही लग रहा है, दिखने में सब कुछ सही लग रहा है। आउटपुट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है बेटा? इनपुट है आउटपुट है? जरा सभी बताइएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? आउटपुट है। अब एक ध्यान से मेरे को सोच समझ के बताना, ये जनरल एंट्री बताइए ये आउटपुट है या इनपुट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने सही बताया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आउटपुट है। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, ये जनरल एंट्री आउटपुट है या इनपुट है? सोचकर बताइएगा। आप मेरे को इस तरह से बताना, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटपुट, ये मैंने आपको बता दिया, जनरल एंट्री क्या है ये भी आप मुझे बताइएगा लिख के। ऐसे नहीं मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, आप मेरे को इस तरह से आंसर दो, जनरल एंट्री क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। अब हम धीरे धीरे टेक्निकल जा रहे हैं, धीरे धीरे हम ऑडिट के अंदर गोता लगा रहे हैं। नहीं ऐसे मैं इनपुट आउटपुट नहीं समझ पा रहा हूं, आप मुझे जेई बताइए क्या है और एफएस बताइए क्या है। उस तरह से जनरल एंट्री इनपुट, एक बच्चे ने लिखा जनरल एंट्री आउटपुट, भारती ने लिखा जनरल, ओ भाई साहब इतनी तेज कमेंट, जनरल एंट्री इनपुट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटपुट, ठीक है। सो ऑडिटर हैज टू रिलाई ऑन अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंटेशन 2, इनपुट जनरल एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आउटपुट, जनरल एंट्री इनपुट, जनरल एंट्री इनपुट, इनपुट 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 पुट 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 इनपुट इनपुट पुट 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 इनपुट इनपुट फाइनेंशियल। देखो मैं यही चाहता था आप सभी लोग इनपुट लिखें, ये आंसर आपका गलत है, ये आंसर आपका गलत है। आपने कभी सुना है बाय प्रोडक्ट? आपने कभी सुना है बाय प्रोडक्ट? आपने कभी सुना है एक डिपार्टमेंट का फिनिश गुड्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल होता है? आपने कभी सुना है एक डिपार्टमेंट का फिनिश गुड्स किसी दूसरे डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल होता है? हाँ सर हो सकता है। एक कंपनी है होंडा का फ्यूल टैंक बना रही है, उसका प्रोडक्शन फ्यूल टैंक है, लेकिन होंडा उसको असेंबल कर रही है तो कार बना रही है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, इनपुट है। तो जो हमारी जनरल एंट्री है ना बेटा, ये कंपनी के लिए तो इनपुट है, ध्यान से समझना, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपनी के लिए तो इनपुट है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने इसी से फाइनेंशियल बनाया है, लेकिन एक ऑडिटर के लिए ये भी आउटपुट है। ये भी क्या है? आउटपुट है। अरे सर जनरल एंट्री भी आउटपुट है, फाइनेंशियल भी आउटपुट है, सर समझ नहीं आया। अरे भैया समझो, जनरल एंट्री जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सोन आपकी एक एक करके लिखी गई है। इसी का नाम बदल दिया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर इन सबको इकट्ठा करके टोटल करके लिख दिया, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये तो
कपड़े चेंज किए हैं ना, सिर्फ बात समझो। ये क्या है बेटा, कपड़े बदल लिए सिर्फ हमने। पहले आपने जींस टॉप पहन रखा था, अब आपने साड़ी पहन ली, लहंगा पहन लिया, शर्ट पैंट पहन ली। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जनरल एंट्री बोथ आर सेम, दोनों एक ही तो चीज है। आप मुझे बताओ अलग अलग है या सेम है? आप एक काम करो, टैली का सॉफ्टवेयर उठाओ, उसमें 100 जनरल एंट्री पास करो, देखो वो उनका रंग रूप ऑटोमेटिक बदल देगा। कुछ नहीं करना आपको, वो उनके फाइनेंशियल वगैरह सब अपने आप बना देगा। जल्दी बताइए, क्या जनरल एंट्री आउटपुट है? कंपाइल्ड हो गई है बस। सार्थक ने बिल्कुल सही लिखा, कंपाइलेशन हो गया है, सिर्फ कंपाइलेशन हो गया है। जनरल एंट्री के भी रूप बदलते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या जनरल एंट्री भी आउटपुट है? हाँ जी सर, जनरल एंट्री भी आउटपुट है। तो अब आपका दिमाग लगा के बताओ इनपुट क्या है। अब आपका दिमाग लगा के बताओ इनपुट क्या है। ट्रांजैक्शन इनवॉइस, बेटा इनवॉइस इज अगेन ए आउटपुट। जनरल एंट्री का बेस है इनवॉइस, वाउचर, अप्रूवल, ये सब उसका आउटपुट है। इनपुट कुछ और है, सोचो थोड़ा सा। ये तो जनरल एंट्री का बेस हो गया, ये भी आउटपुट है। इसका इनपुट क्या है? सोच कर, मैं चाह रहा हूं कोई एक स्टूडेंट बोले यस। 3 बच्चों ने बोला एक साथ, निमिष, देवांश, ईशु। नहीं, निमिष और देवांश। भाई जो मैनेजमेंट का जो एक्ट है, जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, क्या क्या मैनेजमेंट डिसीजन या मैनेजमेंट की जो पावर है या जो प्रोसेस है या जो सिस्टम है, वो मैं कहूँगा हमारे लिए क्या है, इनपुट है। क्योंकि उसी के बेस पे ये सारी ट्रांजैक्शन फ्लो कर रही हैं। उसी के बेस पे ये सारी ट्रांजैक्शन फ्लो कर रही है। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। आईपैड, मुस्कान प्रिया ने बिल्कुल सही कहा, आईपैड था इनपुट, मैनेजमेंट का डिसीजन था इनपुट, बिल्कुल सही। अब आप आ गए हो लाइन पे। अब आप एक बात बताओ, क्या अगर कपिल को आशवी के लिए लैपटॉप या आईपैड अगर रिक्वायर नहीं होता, अगर उसने पर्सनल एसेट को बिजनेस में चार्ज करने का डिसीजन ना लिया होता, क्या ये काम होता? क्या वो खरीदा जाता? क्या वो एंट्री पास होती? नहीं। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप मेरे को सोचकर बताना बहुत अच्छे तरीके से, एक ऑडिटर का फोकस कहाँ होना चाहिए? एक ऑडिटर का फोकस, ये हमारे ऑडिटर साहब हैं, इनका फोकस क्या आउटपुट पे होना चाहिए या इनका फोकस इनपुट पे होना चाहिए? सोच कर बताओ, क्या इनका फोकस आउटपुट पे होना चाहिए या इनका फोकस इनपुट पे होना चाहिए? सर इनपुट क्या है? मैनेजमेंट डिसीजन, ये हमें काम करना है या नहीं करना है, किसको करना है, क्यों करना है, वो सारी। क्योंकि अगर पीछे वाले सारे डिसीजन ठीक हैं, अगर ये सारी चीजें ठीक है ना, तो फिर भैया सारी ट्रांजैक्शन आपकी ठीक होंगी, वो गलत नहीं होंगी। क्योंकि वो तो क्लैरिकल काम है, वो तो क्या है, क्लैरिकल काम है। युग अग्रवाल, इनपुट का मतलब ये है मैनेजमेंट के कंट्रोल्स। क्या मैनेजमेंट ने अपना सिस्टम सही से डिजाइन कर रखा है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यार। आपको एंट्री देखने की जरूरत नहीं है कि डेबिट क्रेडिट सही पास हुआ है क्या, वो तो अकाउंटेंट सही पास करेगा। आपको ये देखने की जरूरत है कि कंपनी ने कपिल को जो 1 लाख की पावर दे रखी है वो सही है या नहीं है। क्या कंपनी ने जो मेरे को एक सिस्टम डिजाइन करके दिया है वो सही है या नहीं है। कंपनी ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पावर दे रखी है वो सही है या नहीं है। कंपनी जो एसओपीज बना रखी है क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सिस्टम ठीक है, वो कंट्रोल ठीक है, वो एसओपीज ठीक है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजंस ठीक हैं और सब लोग अगर अप्रूव कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कर रहे हैं, सारे कंट्रोल सही तरीके से लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सब डिसीजंस की वजह से वो सारी ट्रांजैक्शन ठीक होंगी, वो सारी ट्रांजैक्शन ठीक होंगी। मतलब हम क्लैरिकल चीजें भी चेक कर लेंगे, लेकिन रिस्क बहुत कम है, लेकिन रिस्क बहुत कम है।
अगर मेरे कंट्रोल वीक हैं, कोई भी कुछ भी मंगवा रहा है, कैसे भी मंगवा रहा है, तो भैया आप कितनी भी ट्रांजैक्शन चेक कर लो, चाहे वो सारी ठीक भी क्यों ना हो, आप ये नहीं बोल सकते फाइनेंशियल बिल्कुल सही है। आप बैलेंस शीट के अंदर बोलते हो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, आप कहते हो हाँ जी मैंने सब चेक कर लिया, इनके पास एक लैपटॉप है, लेकिन एक्चुअली में वो लैपटॉप इनके पास नहीं है, वो लैपटॉप किसी की बेटी, किसी की माशूका अपने घर पर यूज कर रही है। आप बताओ क्या आपने गलत ओपिनियन दिया या नहीं, जल्दी बताइएगा। क्योंकि वंशिका वो एक डिसीजन से एक एंट्री बनी और एंट्री से फाइनेंशियल बना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ एक ऑडिटर का जो मेन फोकस एरिया है वो आउटपुट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटपुट तो बेटा सही मिलेगा, आपका डिसीजन आपका कंट्रोल सही है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस होना चाहिए कंपनी के एसओपीज पर, कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स पर, उनको फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो सब हो रहा है तो हमारी एंट्री भी सही होगी। हम बोल सकते हैं भाई इतने बढ़िया कंट्रोल है। अगर मान लो एक कंट्रोल होता कि कपिल बाबू कोई भी परचेज करोगे 4 लोग अप्रूव करेंगे कि उसका बिजनेस पर्पस क्या है, क्यों खरीदा जा रहा है, कैसे खरीदा जा रहा है, तो फिर आपका परचेज किया जाएगा। तो आप एक बात बताओ, जब इनपुट पे ही अगर इतने कंट्रोल्स लग गए, अगर यहां इनपुट पे ही कंट्रोल्स स्ट्रोंग हो गए, तो क्या ये पर्सनल एंट्री होती? क्या ये पर्सनल एंट्री होती? क्या सर नहीं होती। जब पर्सनल एंट्री नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आती, फाइनेंशियल में नहीं आती, और हम अपना क्लरिकल टेस्टिंग करके बोल देते, इसका मतलब हमारे फाइनेंशियल बिल्कुल ठीक है। एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी काम को करने का एक तरीका। आपको अगर मेरी बात समझ आ गई हो तो मैं आगे चलता हूं। इसका मतलब यह है एक ऑडिटर को, जो अपन बोलते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लो, इसको मैं बोलता हूं, देखो यहां लिख रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेस्टिंग, इसको मैं बोलता हूं नंबर टेस्टिंग, क्योंकि उसके अंदर तो नंबर है, पूरा नंबर का गेम है, नंबर टेस्टिंग। दूसरा एक होता है कंट्रोल की टेस्टिंग। कंट्रोल की टेस्टिंग मतलब प्रोसीजर्स की टेस्टिंग, जो कंपनी में एसओपीज हैं। आप मुझे बताओ क्या आप नंबर टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस दोगे या आप कंट्रोल टेस्टिंग को इंपॉर्टेंस दोगे? जल्दी बताओ आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बुलाया है नंबर टेस्टिंग करने के लिए, साला आप नंबर को छोड़ के लगे हुए हो कंट्रोल पे। सोच के बताओ, मैंने कपिल जी आपको 10 लाख रुपए दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बंद करके रख दिया, आप साला कंट्रोल पे लगे हुए हो। बताओ जल्दी बताओ। सभी बच्चों ने बहुत सही बोला, सर हमारा जो फोकस रहेगा वो कंट्रोल पे रहेगा, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, ध्यान से समझना। सर ऐसा इसलिए कि अगर कंट्रोल्स, ध्यान से समझना, और अगर बात से सहमत करो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा वीडियो के अंदर कमेंट कर देना, सर मजा आ गया, मैं समझ जाऊंगा। क्यों सर? अगर मान लो मैंने कंट्रोल को टेस्ट कर लिया, मैंने कंपनी के सारे कंट्रोल्स को बहुत अच्छे से देख लिया, और मुझे पता चलता है यार कंपनी के कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, गुड, बहुत बढ़िया हैं, और पूरे साल परफॉर्म भी कर रहे हैं, पूरे साल परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में बताओ क्या मुझे नंबर की टेस्टिंग करनी पड़ेगी? सर नंबर की टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना, आए तो उसी के लिए है। लेकिन आपको भी पता है, मुझे ही पता है, नंबर की टेस्टिंग मतलब जनरल एंट्रीज, फाइनेंशियल, उसमें गलतियां तो होंगी नहीं, गलतियां तो साली पीछे से आ रही है ना। मैनेजमेंट ने किसी के साथ कोई गलत ट्रांजेक्शन कर रखी है, मैनेजमेंट ने कोई गलत डिसीजंस ले रखे हैं, मैनेजमेंट ने कंट्रोल को फेल कर रखा है, मैनेजमेंट ने किसी के साथ फेक सेल कर रखी है, वो सारा तो कंट्रोल टेस्टिंग से पता चलेगा ना कि कंपनी में डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कंट्रोल मेरे बहुत अच्छे हैं तो आप ये बोल सकते हो ना, सर नंबर की चेकिंग में कम करूंगा, लेस नंबर चेकिंग, लेस नंबर चेकिंग। अगर मेरी, हाँ मैं वो आ रहा हूं ना गोची हुई, तो उस पर भी तो आ रहा हूं। अगर आपने कंट्रोल टेस्टिंग की और आपने कहा भैया कंट्रोल तो फेल हो गए, कंट्रोल तो फेल हो गए, मतलब अब आपको पता चल गया कि यहां पे कपिल जैसे लोग हैं जो इस कंपनी के अंदर पर्सनल खर्चे भी चार्ज कर सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओ ऐसे केस में आप नंबर की लेस चेकिंग करोगे, मोर चेकिंग करोगे? सर ऐसे केस में तो मोर नंबर चेकिंग हो जाएगी, मोर नंबर चेकिंग। जल्दी से बताइएगा क्या बात समझ आई आपको मेरी? क्या आपको मेरी बात समझ आई?
बेटा ऑडिट का बहुत टेक्निकल कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ, शायद आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि मैंने आपको क्या समझा दिया। और कौन सा चैप्टर चल रहा है यही बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारे सिलेबस का। गोची होने से पहले ही पकड़ लेंगे, निमिष अग्रवाल बोल रहे हैं सर गोची होने से पहले ही पकड़ लेंगे अगर कंट्रोल अच्छे हुए तो। बिल्कुल सही बात है, मतलब गोची लगी नहीं पाएगी बेसिकली मोर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, एक थंब रूल बना दूं आपके लिए, कंट्रोल फेल मोर चेकिंग, ठीक है। कंट्रोल पास, पास को मैं गुड भी लिख सकता हूं, लेस चेकिंग। जो मैंने लिखा है वो सही बच्चे रिपीट करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर आपने ये बात लिखी तो आप मुझे बताना हमारे ऑडिट का स्टेप 1 कौन सा था। सर स्टेप 1 था प्लानिंग, ठीक है। स्टेप 2 क्या था बेटा? स्टेप 2 था सर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब चीज़ें हमें अब करनी है। अब एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया सर नंबर की टेस्टिंग, नंबर को चेक कर लो। लेकिन मैंने आपको बोल दिया एग्जीक्यूशन में भी हमारे 2 स्टेप रहेंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2। तो बेटा बताओ क्या स्टेप 1 पे ही नंबर टेस्टिंग डाल दूं या कंट्रोल टेस्टिंग डालूं? सोचकर बताना। सर स्टेप 1 पे ना हम नंबर चेकिंग डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले हम कंपनी के प्रोसीजर देखेंगे कितने अच्छे हैं। मतलब सबसे पहले हम कंट्रोल को टेस्ट करेंगे और उसके बेस पे वो अच्छे होंगे या फेल होंगे, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें नंबर कितना टेस्ट करना है। आपको मेरी बात समझ आई हो? कंट्रोल गुड, लेस चेकिंग, फेल मोर चेकिंग। ये बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आप मुझे बताना क्या आप ये रफ जो भी बातें हैं क्या आप लिखना चाहोगे क्या? जल्दी बताना। डू यू वांट टू राइट ऑल दिस स्टफ जो मैंने आपको बताया है कि भैया इनपुट जो है ना वो मैनेजमेंट का डिसीजन है, पावर है, सिस्टम है। ये मेरा अपना समझाने का तरीका है, ये किताबों में कहीं नहीं है, ये मैंने आपको समझाया है। देखो फेस टू फेस में तो क्या होता है, मैं 6 लोगों को सामने खड़ा कर लेता हूँ, 2 को 3 लोगों को मैनेजमेंट बना देता हूँ, 3 लोगों को ऑडिटर बना देता हूँ, 3 लोगों को अकाउंटेंट बना देता हूँ। तो एक सिचुएशन क्रिएट करके मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा देता हूँ। बट ये कैमरा के सामने वर्चुअल आप पीछे बैठे हो, मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, फिर भी मैंने सिचुएशन क्रिएट करके एक अपना एग्जाम्पल क्रिएट करके आप लोगों को ये चीज़ समझाने की मैंने कोशिश की है। यस तो एक काम करता हूं मैं, आप सभी लोग है ना स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। सभी लोग आराम से स्क्रीनशॉट लो इसका, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने आज आपको क्या लिखवाया है अभी फ्लो ऑफ ऑडिट के अंदर। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है, आराम से ले लो। फिर मैं अब इसके नीचे चलता हूँ, एक बार यहाँ रोक रहा हूँ मैं ऐसे ही, इन केस यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट। अब फिर मैं यहाँ पे आया था आपके लिए, एक आपका यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेस्टिंग हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल की टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके डिसीजन के बेस पे हम नंबर की चेकिंग करेंगे कि हमें कम करनी है या ज़्यादा। यहाँ तक सब बच्चे मेरे साथ हैं? यहाँ तक सभी स्टूडेंट मेरे साथ हैं? येस और नो? बेटा परचेज का ऑडिट सिखाऊंगा डिटेल में। परचेज एक एरिया का ऑडिट सीख गए, आप सारे एरिया का ऑडिट सीख जाओगे। मैं प्रिंट नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा प्रिंट? अच्छा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ये तो। यार ये कुछ प्रिंट करने के लायक है ही नहीं चीज़, आप ले लो स्क्रीनशॉट यार। लो मैं एक बार छोटा करके भी स्क्रीन पे डालता हूँ, लो एक बार दोबारा देखो। अभी तो बहुत बड़ा प्रोसेस बनेगा या तो फिर आखिरी में प्रिंट करके दूंगा मैं, पहले पूरा समझा लेते हैं, अभी तो बहुत लंबा चौड़ा गेम है अभी इसमें। लो जी लो, ये क्या बोल रहे हैं सर? जम्मू आओ आपके साथ SKKS चल के चुप हो जाएंगे सर, हम लाइव एट होम बैच की सिर्फ रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। बेटा मैं आपका कमेंट नहीं समझ पाया, आप क्या बोल रहे हो? कंट्रोल खराब हुआ तो हम नंबर का क्या ही करेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अनूप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कंट्रोल खराब हुआ तो नंबर की कितनी भी टेस्टिंग कर लो, कंफर्ट तो आने वाला नहीं है। लेकिन ये मैं बहुत डिटेल में कवर करेंगे आने वाले टाइम में। बेटा अभी मैं कोई भी लेक्चर की क्वेरी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। ABCXYZ मैं आपको टाइम आउट कर रहा हूँ बिकॉज यू डोंट नो कि कितना टेक्निकल और कितना कंसेप्चुअल डिस्कशन चल रहा है और आप बीच में कुछ भी डाल रहे हो,
बिल्कुल सही है अनूप, आपकी क्वेरी, आपका आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कंट्रोल खराब हुए, प्रोसेस ही खराब हुए, तो मैं नंबर का करूंगा क्या? चाहे मैं कितनी भी चेकिंग कर लूं, मेरे को कंफर्ट आएगा ही नहीं कि चीज़ें सही है या नहीं है। मेरे को लगेगा कि किसी ने फ्रॉड कर रखा है, किसी ने पर्सनल ट्रांजेक्शन डाल रखी है। हाँ जी, मानसी मैं रिकॉर्ड करके कोशिश करूंगा, दे सकते हैं हम आपको, लेकिन फेस टू फेस आप ज़्यादा बेटर है अगर आप रिकॉर्डिंग में देखो, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ज़्यादा इजीली क्रिएट हो जाती है। यहाँ देखो मेरे को बहुत टाइम लग रहा है सिचुएशन क्रिएट करने में, मेहनत ज़्यादा लग रही है। ये लिवांश ये बाद में आएगा, ये कंट्रोल कैसे स्टडी करते हैं वो भी आने वाला है, ये आगे का काम है। इफेक्टिव कंट्रोल इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां तक आपकी बातें ठीक है। इसका मतलब आप सभी बच्चों को ये तो समझ आ गया कि भैया ये जो परचेज का हम ऑडिट कर रहे हैं ना, जिसमें 70,000 करोड़ का नंबर आ रहा है और 5 लाख ट्रांजेक्शन आ रही है, ये 5 लाख ट्रांजेक्शन हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम क्या चेक करें बताओ? सर पहले आप कंट्रोल चेक करो, पहले आप कंट्रोल चेक करो। बेटा कंट्रोल कैसे चेक करते हैं वो समझो। अरे सर आप तो यार घुमा रहे हो, नंबर की चेकिंग के लिए मेरे को घर से बुला के लाए थे आप कि चल मूवी दिखाऊंगा, और अब आप मूवी दिखाने से पहले कह रहे हो कि पहले हम कहीं और घूम के आएंगे फिर बाद में मूवी देखेंगे। बेटा मूवी से पहले रिव्यू देखते हो ना कि मूवी का रिव्यू अच्छा है बेकार है। ऐसे ही नंबर की टेस्टिंग के लिए आए थे हम, लेकिन नंबर की टेस्टिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? कंट्रोल टेस्टिंग। अब कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करते हैं समझिएगा। हम कौन से एरिया की कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे ये बताओ? हम कौन से एरिया की कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे? सर हम जिस एरिया का ऑडिट करेंगे उस एरिया की कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। इस वाले केस में हमने परचेज का ऑडिट करना है, तो परचेज की कंट्रोल टेस्टिंग करनी है। परचेज की कंट्रोल टेस्टिंग हमको करनी है, ट्रायल। लो जी, अब आप सोचकर बताइए। कंट्रोल टेस्टिंग में मैंने बोला कि मतलब प्रोसेस, आपको प्रोसेस देखना है और उस प्रोसेस के अंदर क्या कंट्रोल हैं वो आपको देखने हैं। एक बात बताइए सभी स्टूडेंट, सोचकर बताइएगा, जो कंसेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, दिस इज आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड इट विल टेक मी अनदर 1.5 hours। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि एक तो लाइव क्लास है, अदरवाइज सेकेंड या थर्ड क्लास में कंसेप्ट हमारा कवर हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, 1 घंटे 45 मिनट की क्लास हो चुकी है। डू यू वॉन्ट मी टू कवर दिस टुडे या फिर हम कल करें? और कल अगर हम करते हैं तो कल हम सुबह भी क्लास ले सकते हैं या फिर रात को ही रखते हैं। चलो अभी टाइम में मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जल्दी से सोचकर बताइएगा, क्या ये आज कवर करें 1.5 घंटा या यू वांट मी टू कवर इट टुमारो? देखो धीरे धीरे चलना है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बनाना है। मैं ना पोल डाल रहा हूं, प्लीज रिप्लाई मत करो, पोल डाल रहा हूं। ये 2 घंटे का लेक्चर, 2 hour लेक्चर है, 1.5 घंटे का और लगेगा, तो आज की क्लास 3 घंटे की हो जाएगी, 3-3.5 घंटे की। तो 2 hour, अच्छा टुडे और टुमारो कर देता हूं सिर्फ। आंसर प्लीज, मैं यहां लिखता हूं टुडे, राधे राधे, टुमारो। आराम से पोल करो, मैं कमेंट देख नहीं पाऊंगा इतने सारे ना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा यार, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आपको मेरी क्लासेस देखकर मजा आ रहा है, देखो लर्निंग तो मैं क्या कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको, पूरा प्रैक्टिकल ऑडिट आ जाएगा। अमन प्रभात में हम मिलके आपको चैंपियन बना देंगे। और एक और वादा कर रहा हूँ इस क्लास में, ये वादा है ना पेपर पे लिख लेना, फेल नहीं होगा इस वादे में। मेरा आपसे प्रॉमिस है, जब भी आप किसी सीए फर्म के अंदर अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, जब भी किसी सीए फर्म में, चाहे वो बिग 4 हो, चाहे वो टॉप 20 सीए फर्म हो या कोई स्मॉल सीए फर्म हो, जब भी आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, उस इंटरव्यू के अंदर जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑडिट से रिलेटेड, वो आपसे टैक्स भी पूछ सकते हैं, वो आपसे जनरल नॉलेज भी पूछ सकते हैं, वो आपसे लॉ भी पूछ सकते हैं, उसके अंदर वो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ऑडिट से रिलेटेड, आप उनका आंसर सही प्रतिशत दोगे, वहाँ पे आप उनको इम्प्रेस करोगे। वो आपसे पूछेंगे एक्स, आप एक्स के साथ वाई भी बताओगे उनको, ये मेरा आपसे वादा है। और मैं आपसे ये चीज़ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी ऑडिट का क्वेश्चन उनको गलत नहीं बताओगे। और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, भाई इतनी नॉलेज कहाँ से आई?
वो आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछेगा, भाई इतना सब कैसे जानते हो, क्योंकि किताब में तो नहीं है। तब आप उनको ज़रूर बता देना कि भैया हमने जो क्लासेस ली है वो हमारे सीए कपिल गोयल सर से ली है, जिनके साथ अमन जो कि डायरेक्टर सीनियर मैनेजर इन बिग फोर, प्रभात और भी बहुत सारे लोग नए नए लेके आने वाला हूँ, और वो खुद बिग फोर 10 साल काम करके आए, इसलिए हमें सब आता है। आप हमसे कुछ भी पूछ लो, ये मेरा आपसे वादा है। 80% स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम इसे कल कवर करेंगे, तो कल का टाइम मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा। कल हम कोशिश करेंगे फिर इसको जल्दी कवर कर लें, या तो दोपहर में या फिर शाम को 7 बजे के आसपास, ठीक है, क्योंकि अपने को अब धीरे धीरे बुक पे भी जाना है। भूमिका बेटा बस प्यार चाहिए आप लोगों का, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। सभी बच्चों को एक वादा करके जाना है, एक वादा करना है, आप लोगों को वादा करना है कि एक प्यारा सा कमेंट जो भी आप देना चाहें वो आप कमेंट ज़रूर करेंगे कमेंट सेक्शन में, या लाइव चैट पे नहीं, कमेंट सेक्शन में। और एक और हेल्प कर सकते हैं आप मेरी, मैं सभी बच्चों को देख रहा हूँ, अगर आप इतना यहाँ तक 2 घंटे तक आए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे या आप गूगल पे सर्च करेंगे सीए कपिल गोयल। मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, चलो वो बेटर रहेगा, सबसे ऊपर डाल देता हूँ। गूगल रिव्यू का ऑप्शन भी मैं डाल रहा हूँ, तो आप अपना जो फीडबैक है, जो रिव्यू है, देखिए आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं वो फीडबैक गायब हो जाते हैं। जो आप कमेंट करते हैं वो कमेंट भी, वीडियोस अगले 6 महीने बाद दूसरी आ जाएंगी, फिर 1 साल बाद दूसरी आ जाएंगी, तो आपके कमेंट भी मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन अगर सेम कमेंट आप गूगल जो हमारा फीडबैक का होता है, जो आपने अलग अलग कंपनीज के भी रिव्यूज़ देखे होंगे, अगर आप वहाँ जाके भी वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो लाइफ टाइम आपका कमेंट मेरे पास रहेगा। और जब भी मैं बेटा अच्छा फील करने की कोशिश करता हूँ, जब भी मैं किसी चीज़ से उदास होता हूँ, तो मैं ज़रूर अपने गूगल पे जाता हूँ और बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, और मुझे बहुत एनर्जी मिल जाती है काम करने के लिए। तो अगर आपके पास आज नहीं, जब भी आपके पास टाइम हो, तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जो सी कपिल गोयल टेलीग्राम चैनल है, उस पर सबसे ऊपर मैंने गूगल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक आप लोगों को पता है एक स्पैम होता है, वो स्पैम का नाम क्या था, आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा। आई थिंक यू आर मोर नॉलेजेबल इन दिस एरिया। एक कोरा करके एक कोई पोर्टल है, कोरा, वहाँ पे मैंने देखा कि भाई मैं ज़िंदगी में हैरान हो जाता हूँ, है क्या पोर्टल कोरा। मुझे लग रहा है वो स्पैमर्स का अड्डा है, स्पैमर्स का अड्डा है वो। कैसे? इंडिया में सबसे ज़्यादा रैंक मेरे स्टूडेंट की आती है, सबसे ज़्यादा, आप चेक कर लो, सबसे ज़्यादा 70+ मार्क्स मेरे स्टूडेंट के आते हैं। आप चेक कर लो ये भी चीज़, पिछले अटेम्प्ट्स में 4-5 अटेम्प्ट में जितने की भी आप करना चाहो, सबसे बेस्ट रिजल्ट मेरे स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मैं वहाँ जाके देखता हूँ बच्चा या तो नेगेटिव लिख रहा होगा और एक दूसरे टीचर का नाम डाल रहा होगा कि भाई ये अच्छा है, मतलब मेरे बारे में नेगेटिव लिख के दूसरे का अच्छा लिखेगा, या दूसरे का अच्छा लिखेगा, जिनका कोई रिजल्ट नहीं, जिनका कोई बेस नहीं, जिनके पास कोई एक्सपोजर नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज का। मैं समझ गया इस कोरा को कभी भी सर पे नहीं चढ़ाना, ये फेक है। अगर कोरा के पीछे पड़ गए तो पढ़ाना छोड़ना पड़ जाएगा। तो आप अगर आप कोरा को यूज़ करते हैं तो मैं चाहूँगा कि जो लोग इस तरह के फीडबैक देते हैं, अगर आप कभी भी जाएं तो वहाँ जाकर उनको आप ज़रूर सबक सिखाएं और अपना फीडबैक उन लोगों के साथ ज़रूर देखें। हाँ जी, 44,000 वाला ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप जो है। एक बच्चे पूछ रहे हैं 44+ के सब्सक्राइबर वाला ग्रुप है जी, बिल्कुल वही ग्रुप है, पेड रिव्यूज होते हैं वो। अच्छा ठीक है जी, चलो जी गाइस, अब इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे दोबारा से लाइव, और वादा कर रहा हूँ 70+ नंबर का टारगेट रखना। अगर आप 90+ का रख रहे हो तो मैं आपसे आई लव यू 3 बार बोलूँगा दिन में। 70+ का टारगेट रखना, जरूर लेकर आएंगे, और हम धीरे 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 आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बना देंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप एमसीक्यू में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, और बहुत अच्छा आप ऑडिट में मार्क्स स्कोर कर लेंगे। बस आपको मेरे साथ होले होले चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और जो बोलूँ वो काम आपको करने हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आज लिखवा है उसको भी नोटबुक में मत उतारना, कल की क्लास के बाद उतारना। अभी जो आपने नोटबुक में जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो भी कुछ नहीं करना है, कल के लेक्चर के बाद आपको जो करना हो वो नोट्स बनाना मैं आपको बता दूंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। आई लव यू टू ऑल ऑफ यू।